today topic is why should you invest? Okay. सो एंड हम हमें स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट और किसी इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं तो वो क्यों करना चाहिए, राइट। एंड हम प्लस एक दो स्टॉक्स भी डिस्कशन करेंगे, राइट। जो भी अभी करंट मार्केट में अच्छे ब्रेकआउट्स वगैरह जिन स्टॉक्स ने दिया है, राइट। ओके। सो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि वाई शुड यू इन्वेस्ट, राइट। कि हमें मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको क्यों मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बड़ा ही मतलब सब्जेक्टिव टॉपिक भी है, काफी लोगों का नजरिया इस पे अलग अलग है, राइट। सो जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है या जो भी मेरा अभी तक जो भी मैंने मार्केट में एक्सपीरियंस किया है पिछले 12-13 सालों में, राइट। सो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, राइट। और ये एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अगर आप लोग ध्यान से सारा टॉपिक सुनेंगे तो आप लोगों के काफी मार्केट से रिलेटेड जो बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के अंदर होते हैं, राइट। वो एक्चुअल में डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वो अपने कैपिटल को चर्निंग भी करें या कैपिटल को इन्वेस्टेड रहने दें, राइट। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सारी चीजों को आज कवर करूं, राइट। एंड ऑलरेडी आई मेंशन कि आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, राइट। सो आई यूज बोथ द लैंग्वेजेस, राइट। सो इट 60-70% हिंदी एंड रेस्ट ऑफ द इंग्लिश, राइट। सो आई यूज बोथ द लैंग्वेजेस, राइट। सो ओके। सो सी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों हूँ, राइट। ओके। सो मेरा मतलब मार्केट से एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है कि हाँ मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए डेली एक्सपेंसेस के लिए, राइट। बट जो जॉब करता है या कोई और अगर बिजनेस करता है, सो उसको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। और उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए हम इस पे भी बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फुल टाइम है, जो बस इन्वेस्टमेंट या ओनली ट्रेडिंग करते हैं, राइट। जिन्हें बस ओनली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ही करना है, ओके। तो अल्टीमेटली जैसे कि जाहिर सी बात है कि आपके डेली के कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं एंड इंडिया के अंदर जैसे बहुत सारे मंथ ऐसे होते हैं जिसमें फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। तो ये बहुत ही छोटी छोटी भी बातें करूंगा मैं आज, जो कि एक रिटेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। एक रिटेलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात, राइट। तो अल्टीमेटली हमें एक रेगुलर एक्सपेंसेस चाहिए होता है, राइट। उसको किस तरीके से हम उसके लिए पैसा अरेंज करेंगे और कैसे वो पैसा हम कहाँ से अर्न करेंगे, ये सारा पॉइंट्स हमारा आता है, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ दो तरीके के लोग हैं। एक हैं जो फुल टाइम मार्केट में है, राइट। और दूसरे लोग ऐसे हैं जो लोग या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, राइट, सर्विस में हैं और मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, राइट। जो फुल टाइम है उनके लिए उनको मतलब जो उनका डेली का एक्सपेंसेस है, जैसे मान के चलिए उनको मंथली का 50,000 चाहिए, तो इट मीन्स उनका कैपिटल 10 लाख 15 लाख का होना चाहिए और वो मार्केट से 4 to 5% का एक्सपेक्टेशन रेगुलर कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। अगर आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो मे बी ये आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव हो जाए, राइट। सो अगेन बात करते हैं, तो यहाँ पर बात होती रह रही है, मेजर पॉइंट इज इन्वेस्ट, राइट, इन्वेस्टिंग के लिए, राइट। तो जैसे कि हम मैंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए हुए हैं, राइट। सो जैसे हम इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर कॉल राइटिंग करके थोड़ा इनकम बनाने की कोशिश करता हूँ। जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कैश में भी ट्रेडिंग कर लेता हूँ। प्लस हमारे पास फ्रेंचाइजी है तो हम फ्रेंचाइजी के थ्रू क्लाइंटों का फंड भी देखते हैं, उनको भी एडवाइस करते हैं, तो ब्रोकरेज टर्म्स पे भी हमें कुछ इनकम आता है, राइट। जैसे कि मैंने क्लासेस भी किया हुआ है तो वहां से भी थोड़ा बहुत इनकम आता है, तो मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमने जनरेट किया हुआ है, राइट। तो ये तो हो गया फुल टाइम वाले के लिए, फुल टाइम जो भी है वो ये कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब जो ट्रेडिंग वाले हैं, सॉरी जो जॉब वाले हैं। तो जॉब वाले के क्या करना है, देखिए आपका जो खर्चा है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं एवरी मंथ के, राइट, वो सब आप जॉब से मतलब निकाल रहे हैं, राइट। अब बात आती है कि जो पैसा आप सेव कर रहे हैं उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब
अब अगर कोई भी जो सर्विस वाला पर्सन या जॉब वाला पर्सन ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे रेगुलर मार्केट से इनकम चाहिए, राइट? तो वो सोच थोड़ा-सा आप लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप जब जॉब करते हैं, राइट? आप जॉब को टाइम देते हैं, अपने काम को टाइम देते हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, वहाँ पर आप टाइम देते हैं, तब जाके आपको सैलरी मिलता है, राइट? उसी तरीके से मार्केट से भी अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, राइट? तो आपको मार्केट को टाइम टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो अल्टीमेटली जिस तरीके से आप जॉब को टाइम देते हैं, तो आपको सैलरी मिलता है, उसी तरीके से आपको मार्केट को भी टाइम देना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से रेगुलर इनकम बना पाएँगे। अगर आप रेगुलर एडिशनल इनकम चाहते हैं तो, रेगुलर मीन्स मंथली चाहते हैं। बट मेरा सजेशन आप लोगों को ये है, राइट, कि मैं बात भी करूँगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए एक रिटेलर्स को, राइट, वो भी मैं बात करूँगा, बट पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए स्टार्ट की, राइट। तो जो एक रिटेलर्स हैं जो जॉब करते हैं और सर्विस करते हैं, इवन बिजनेस भी, अगर दूसरा कोई बिजनेस भी करते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में ही सोचना चाहिए, राइट। उन्हें मंथली इनकम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं मंथली इनकम के बारे में सोचना चाहिए? बिकॉज़ ऑफ कि आप उतना टाइम नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दीजिए, आप वो इनकम कमा सकते हैं मंथली, जो एक फुल टाइम ट्रेडर कमाता है, राइट? उससे थोड़ा कम हो सकता है, बट आप कमा सकते हैं। बट अल्टीमेटली अपने को ट्रेडिंग के लिए भी, चाहे वो एफ-एंडो में ट्रेडिंग करें, चाहे हम कैश में करें, उसके लिए अपने पास टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो आई अगेन रिपीट कि जो जॉब करते हैं, जो सर्विस करते हैं, या जो बाकी दूसरे बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, राइट? उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में ही सोचना चाहिए। रेगुलर इनकम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि रेगुलर इनकम के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि आपके सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब आपकी जॉब से या आपकी बिज़नेस से वो फुलफिल हो रहे हैं, राइट? उसके बाद जो आपके पास पैसा बच रहा है, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएँ। अपने आप जब भी आप यंग एज में हैं, तो उस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाएँ, राइट? और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा के, राइट? जैसे कि मैंने ना ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, राइट? वो अभी हम फर्दर अभी लेंगे, राइट? तो अल्टीमेटली आपके सारे एक्सपेंसेस, सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, या जो भी आप जो भी मतलब जैसे हम घूमना चाहते हैं, या घूमने जाना चाहते हैं, या कोई भी हम गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक सर्विस करके और जॉब करके भी कर सकते हो, और इवन लोन पे भी लेके कर सकते हो, राइट? मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ लोन वगैरह, बट कई लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से ये डिसीज़न ले सकते हैं, राइट? तो बात आते हैं मेन टॉपिक पे, इन्वेस्टमेंट पे। तो जो आपका सेविंग है, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने का आप अपना अपने अंदर एक आदत बनाइए, और वो सेविंग अपने को इन्वेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे लाइफ में, एक रिटेलर्स के लाइफ में, एक मिडल क्लास फैमिली के लाइफ में बड़ा पैसे की ज़रूरत कब पड़ती है? एक मिडल क्लास फैमिली का एक हमेशा एक सोच ये होता है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, बच्चे अच्छी जगह पढ़ लें, राइट? बच्चों की अच्छी जगह शादी हो जाए, राइट? तो जो बड़े बड़े जो एक्सपेंसेस हैं, राइट राइट, वो आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, घर घर में, राइट, या उनके शादी, इन सारी चीज़ों में लगते हैं, राइट? तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, राइट, और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, या जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर जैसे वो अगर यंग है, बिलो 30 हैं, राइट? सो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना चाहिए, राइट? बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम ज़्यादा आपका एक्सपेंसेस नहीं होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेविंग करना चाहिए, और आपको 15 से 20 साल की सोच रखनी चाहिए मार्केट के अंदर। इससे क्या होगा कि अगर आज से शुरू कर देते हैं बिलो 30, राइट? तो आप अगर 10 ईयर, 15 ईयर, 20 इयर्स का प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो उस टाइम तक जो आप एवरी मंथ पैसा सेव कर रहे हैं, राइट? वो पैसा आगे जाके वो एक बहुत बड़ा अमाउंट मतलब में कन्वर्ट हो जाता है। आज से अगर आप सेविंग करना शुरू करते हैं, राइट? तो वो जैसे कि बच्चों का हायर एजुकेशन हो गया, घर हो गया, या शायद शादी की बात हो गई, तो इन सब में वो पैसा आप यूज़ कर सकते हैं, और उस टाइम आपको किसी से भी पैसा माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इवन ना तो आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं अगर बताऊँ, हम मेरे अपने फैमिली में, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, और जो मैंने अभी तक अपने फादर को देखा, राइट, कि उन्होंने सर्विस किया, सर्विस करके जैसे घर बनाया उन्होंने, या हमें पढ़ाया, शादी कराई, राइट। तो अल्टीमेटली उन्होंने हर बार लोन लिया, राइट, फिर वो लोन कटता था, राइट। सो अल्टीमेटली उन्होंने लोन कंटिन्यू लिया। अगर स्टार्टिंग से ही उनको कोई ना कोई गाइड करने वाला होता, राइट। मेरे फादर हिंडाल्को में थे, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड में,
ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। सो वहाँ पर मेरे पिताजी जॉब करते थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, इवन उनके पास हिंडाल्को के कुछ शेयर्स भी थे। उन्होंने उनको नहीं कुछ आइडिया नहीं था और मुझे भी उस टाइम तक आइडिया नहीं था 2004-5 में, तो उन्होंने वो सेल आउट कर दिए, राइट। सो अल्टीमेटली अगर उनको मतलब नॉलेज होती या उनको कोई गाइड करने वाला होता, तो मेबी उनको कभी भी लोन नहीं लेना पड़ता। वो कुछ पैसा जैसे वो पीपीएफ में जो भी पैसा डालते थे, राइट, पीएफ अकाउंट में, वो पैसा वो कुछ मार्केट में भी डाल सकते थे, राइट। तो अल्टीमेटली अवेयरनेस नॉलेज नहीं होने की वजह से और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है और नॉलेज और अवेयरनेस बहुत फास्टली लोगों तक पहुंच रही है। हम लोग जो स्पेशस कर रहे हैं उसके पीछे भी यही रीजन है, राइट। सो अभी तक जैसे कि हमने बात की है कि जो जॉब वाले हैं और जो बिजनेस वाले हैं, उनको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतनी सेविंग करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। और लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के पीछे नहीं भागना चाहिए, राइट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। क्योंकि जितना ज़्यादा आप शॉर्ट टर्म के पीछे भागेंगे, अल्टीमेटली कुछ आपको रिटर्न नहीं आएगा और आपके जॉब भी डिस्टर्ब होगी, आपकी खुद की लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, फैमिली भी में भी डिस्टर्बेंस आएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, राइट। और जैसे कि जो फुल टाइम करते हैं तो वो तो कर सकते हैं देखिए, लेकिन जॉब के साथ-साथ आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत चाहिए और सब कुछ चाहिए। बट मैं प्रेफ़र यही करता हूँ और मैं सजेशन यही देता हूँ, मैं गाइड यही करता हूँ कि अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या सर्विस में हैं, बिज़नेस में हैं, ऐसे बिज़नेस में जहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा नहीं मिलता है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, राइट। और इन्वेस्टमेंट जैसे क्या होता है, कई लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो हम एवरी मंथ का पैसा सेव करते हैं, उसको किसी न किसी दूसरे स्टॉक्स में किसी स्टॉक्स को बाय करना लॉन्ग टर्म के लिए, लार्ज कैप स्टॉक हो या सेक्टर लीडर्स हो, राइट? उसमें वो पैसा को इन्वेस्ट मतलब बाय करना सेल करना, इट्स कॉल्ड अ इन्वेस्टमेंट, राइट? और इन्वेस्टमेंट बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि आज खरीदा और हमने कल बेच दिया या 1 महीने के लिए खरीदा, 2 महीने बाद बेच दिया या 6 महीने बाद खरीद बेच दिया, राइट? इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट। अपने को इन्वेस्टमेंट अगर करना होता है तो इन्वेस्टमेंट मिनिमम 3 टू 5 ईयर का होता है, राइट? और लॉन्ग टर्म में कोई भी लिमिट नहीं होती। जैसा कि आप लोगों ने वारेन बफेट के बारे में सुना होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट वो जो भी करते हैं वो 1-2 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं करते, राइट? तभी आज देखेंगे तो आज वो वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों के मतलब रिचेस्ट लोगों में आते हैं, राइट? तो अल्टीमेटली एक जिसके हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, राइट? जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो क्या चाहते हैं, उनका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे और धीरे-धीरे ग्रो करता है। राइट। तो वो भी पूरा का पूरा पैसा मार्केट में डाल के, अच्छे कंपनियों में डाल के, राइट, अच्छी कंपनियों के डेफिनेशन पे भी बात करेंगे अपन, राइट, उसमें डाल के पैसे को स्लोली स्लोली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अगेन मैं आता हूँ पहले रिटेलर्स पे मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर, राइट। तो अब बात करते हैं कि अपने को जैसे मैंने बोला इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। क्या था और पॉइंट, 3 पॉइंट मेजर थे। हायर एजुकेशन, आपके जो भी जैसे ड्रीम्स है, जैसे कई लोगों का, कई सारी मिडिल क्लास फैमिली का ये होता है कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँ या मेरे को घूमना है, वहाँ पर एक पैसा एक मोटा जाता है। घर की बात करूँ, जैसे मिडिल क्लास फैमिली के घर की एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है। उसके बाद बच्चों की अच्छी जगह शादी, अच्छी जगह एजुकेशन, राइट? तो यहाँ पर पैसा मोटा लगता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट शुरू से ही करना शुरू कर देना चाहिए सर्विस वालों के लिए, राइट? जो जॉब और सर्विस में है एंड अपना जो बिज़नेस फुल टाइम बिज़नेस में है, तो उनको शुरू कर देना चाहिए। इससे यही होगा बेनिफिट कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको किसी से भी पैसा माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है कि आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, अपने दोस्त से बोल दिया, अपने किसी रिलेटिव से बोल दिया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन आपको लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? बट उसके लिए आपको जैसे ही आप 20 से 30 के बीच में हैं, आपकी जब एज 20 से 30 के बीच में होता है, तो आपको ये डिसीज़न ले लेना चाहिए। 30 से पहले अगर आप ले लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा डिसीज़न है, राइट? और जितना जल्दी ले लें, उतना अच्छा है, राइट? सो अल्टीमेटली वो पैसा इन्वेस्ट करना इसीलिए ज़रूरी है, आई अगेन रिपीट, क्योंकि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी जो प्लानिंग है फ्यूचर की, राइट, जो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, राइट, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट का हैबिट अपने अंदर बनाते हैं, राइट, तो आपकी लाइफ हमेशा फाइनेंशियली बिल्कुल सिक्योर रहेगी, राइट। ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पास अगर खुद पैसा होगा तो किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है और किसी से माँगना मतलब बहुत ही एक मतलब मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, राइट। सो आप लोगों को भी पता ही है कि आप लोग कैसा फ़ील करते हैं अगर अपन किसी से पैसा माँगे और ना दे पाएँ किसी वजह से, राइट। आप लोग कैसा फ़ील करें? तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग इसीलिए ज़रूरी है, राइट। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए,
राइट? तो जैसे कि एक रिटेलर्स की अगर बात करूँ, राइट? और एक ऐसे लोगों की बात करूँगा जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको पैसा जितने भी ईटीएफ्स हैं, राइट? मार्केट के अंदर बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, उसमें आपको पैसा डालना चाहिए। ईटीएफ्स के अंदर जो मैंने अभी तक देखा है पिछले 20 इयर्स में, निफ्टी बीज ने 16 टू 70% सीएजीआर का रिटर्न दिया है, और सॉरी जूनियर बीज ने, और निफ्टी बीज ने आई थिंक 13 टू 14% के सीएजीआर का रिटर्न दिया है लास्ट 20 इयर्स के अंदर, राइट? तो अल्टीमेटली अगर आप 15 इयर्स मिनिमम की प्लानिंग करके चल रहे हैं, 15 इयर्स से 25 इयर्स का, राइट? क्योंकि आपको तभी ज़्यादा बड़े कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, राइट? अगर आप 30 से बिलो हैं, तो उस टाइम जब आप 15 से 25 साल के लिए सोचेंगे, तभी जाके बड़े कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो प्रेफ़र करना चाहिए, वो अपने को ईटीएफ्स करना चाहिए। ईटीएफ्स में निफ्टी बीज, जूनियर बीज, गोल्ड बीज और एम 100 करके है वो, राइट? तो इनके अंदर आप फ़ोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आप बढ़ेंगे, ये नीचे नहीं आएँगे। अब जैसे काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं डीएम पे भी, ट्विटर पे भी कि सर मेरे को कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए कि मैं अपनी मेरी बेटी है छोटी-सी है, मेरा बेटा है छोटा-सा, उसके हायर एजुकेशन के लिए या अ, उसकी शादी के लिए मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कोई एक ऐसा स्टॉक बता दीजिए, राइट? तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक्स ज़ीरो हो सकता है, बट कोई भी ईटीएफ ज़ीरो नहीं हो सकता। कोई भी ईटीएफ मतलब जो मेन है, राइट? जो मेजर है, राइट? मेजर जैसे निफ्टी बीज है, जूनियर बीज है। क्योंकि देखिए, जो निफ्टी बीज है, वो टॉप 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है, राइट? और जूनियर बीज है, राइट? वो भी उसके नेक्स्ट 50 का है, राइट? तो अल्टीमेटली क्या है कि जैसे कि आप देखेंगे येस बैंक निफ्टी 50 में था। बहुत सारे स्टॉक्स 10 साल पहले निफ्टी 50 में थे, अब वो नहीं है, राइट? तो स्टॉक्स क्या है कि ज़ीरो हो सकता है, लेकिन निफ्टी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, राइट? ये आप कभी भी देखिएगा, इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, राइट? तो जो कंपनी अच्छा वर्क करेगी, वो इंडेक्स के अंदर रहेगी, जो अच्छा काम नहीं करेगी, वो बाहर राइट? तो इंडेक्स के अंदर पैसा हमेशा सेफ रहता है। तो ईटीएफ में अगर हम पैसा डालते रहते हैं, तो वो कंटिन्यू बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम टू मिनिमम आपका 10 साल का व्यू होना चाहिए, मिनिमम। जितना ज़्यादा लंबा व्यू होगा, उतना अच्छा है। क्योंकि अगेन मैं बात वही रिपीट करूँगा कि आपको वो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे घर नहीं चलाना है आपको, राइट? एक मिडल क्लास फैमिली की और रिटेलर की बात कर रहा हूँ, उससे घर नहीं चलाना है आपको, राइट? आपको पैसा सेव करना है फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? और वो लॉन्ग टर्म के लिए क्यों करना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? सो निफ्टी बीज हो गई, गोल्ड बीज हो गया, राइट? एंड जूनियर बीज हो गया, एम100 हो गया, नैस्डैक 200 है ना, मोतीलाल का। और भी कोई नया इंडेक्स आएगा तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ईटीएफ आता है, तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है? तो इसके अंदर आपको करना ही करना चाहिए। प्लस देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ, बट मैं ये आप लोगों को 2 गाइडेंस और मतलब 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में एक तो टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखें। अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से मिला हुआ है तो ठीक है, बट आपकी फैमिली का अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि आज की डेट में देखिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, राइट? सो हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक टर्म इंश्योरेंस, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, राइट? आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस करके ले सकते हैं। मेरा किसी भी इंश्योरेंस डीलर से या किसी से भी मेरा कोई भी टाई अप नहीं है, राइट? ना ही मैं कोई डीलिंग करता हूँ, बस मेरा आपको सजेशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा-सा कोई भी ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और प्लस निफ्टी बीज, गोल्ड बीज और जूनियर बीज एंड M100, इसमें एसआईपी के टर्म्स पे एवरी मंथ जो भी पैसा बचे वो इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास ₹100 बचे, वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 500 बचे, वो भी कर सकते हैं। 5000 बचे, वो भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं महीने में, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। उसमें कीजिए, ये मैं खुद करता हूँ, राइट? तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, और मैं
इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, प्लस जैसे काफी लोग स्टॉक्स की भी बात करते हैं, तो कभी भी एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, जैसा आपको पता है। तो आप सेक्टर लीडर्स एंड ब्लू चिप कंपनी में पैसा डाल सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों के माइंड से क्लियर, मतलब आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि काफी लोगों ने ट्विटर पे मैंने कमेंट्स और डीएम देखा है कि सर यस बैंक भी ब्लू चिप था, डीएचएफएल भी ब्लू चिप था, सत्यम भी ब्लू चिप था, राइट। इस तरीके की बातें काफी लोग करते हैं, तो मैं एक ही चीज हमेशा आप लोगों से बोलूंगा, सेक्टर लीडर और ब्लू चिप, राइट, इसको आ, समझने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आज अगर मैं आप लोगों से सिंपली पूछूं कि बैंकिंग में लीडर कौन सा है, राइट, तो आप यही बोलेंगे कि एचडीएफसी है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई है, राइट, मतलब प्राइवेट, राइट। अगर मैं बोलूँ एफएमसीजी में कौन है, तो आप बोलेंगे एचयूएल है, राइट। आईटी में मैं पूछूं आपसे तो बोलेंगे आप टीसीएस। तो आपको सेक्टर लीडर्स में पैसा डालना है, राइट। आप जाके चेक कीजिएगा, देखिएगा, सत्यम जिस टाइम था वो पर्टिकुलर सेक्टर का लीडर नहीं था, यस बैंक सेक्टर का लीडर नहीं था, डीएचएफएल सेक्टर का लीडर नहीं था। तो अगर आप हमेशा सेक्टर लीडर को फोकस करेंगे ना, तो आपका पैसा कभी भी डूबने वाला नहीं है, ठीक है ना, कभी भी नहीं डूबने वाला। चलिए 10 स्टॉक्स में आप कर रहे हैं, 10 सेक्टर अलग अलग सेक्टर में लगा रहे हैं, जैसे एक आईटी एक मेजर सेक्टर हो गया, एफएमसीजी एक मेजर हो गया, फार्मा हो गया, जैसे फार्मा में मेरा फोकस एमएनसी पे होता है, तो एमएनसी का लीडर हो गया, राइट। केमिकल में लीडर हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली आपके पास 10 सेक्टर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, राइट। तो उस 10 सेक्टर के, फाइनेंस सेक्टर हो गया, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, राइट, तो फाइनेंस सेक्टर में हो गया, तो आपको हर सेक्टर के लीडर्स में पैसा डालना है। तो उसके जीरो होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है। और उसमें भी अगर आपका व्यू 10 साल 15 साल का है, तो डीएचएफएल और यस बैंक आपका कोई भी स्टॉक नहीं बने, लेकिन फिर भी 10 में से 1 बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने अगर 10,000 का कैपिटल सेव किया है, तो वो 10-10 अलग अलग स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, ट्राई टू इन्वेस्ट इन सेक्टर लीडर्स, राइट, सेक्टर लीडर्स, राइट, ओके। तो ये चीज अगर आप माइंड में रखेंगे, तो कभी भी, मैं सच बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल की रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फंडामेंटल रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्टॉक्स सेक्टर का लीडर है, उसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, एक होता है मार्केट कैप, राइट, मार्केट कैप, और दूसरा होता है मार्केट शेयर। इन दोनों से आप समझ सकते हैं, बस गूगल कीजिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। जैसे जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हैं, सबसे पहले उसको गूगल कीजिए, राइट। टिप्स के पीछे मत भागिए, गूगल कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें मिल, राइट। जैसे मैंने आपको बोला, मार्केट शेयर, राइट, और मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन दोनों से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आज बात करूँ मैं आईटी में, तो टीसीएस का मार्केट कैप सबसे ज्यादा आईटी के अंदर, राइट। अगर बात करूँ एफएमसीजी में, तो एचयूएल का सबसे बड़ा मार्केट कैप है, राइट। ओके, बैंकिंग में अगर मैं बात करूँ तो एचडीएफसी का है, राइट। तो इस तरीके से आप, और जैसे जैसे पेंट सेक्टर है, तो वो चीज कंजप्शन वाली स्टोरी है, जैसे पेंट है, हर दिवाली पे या जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है रियल एस्टेट में, राइट, तो पेंट यूज होगा ही होगा, राइट। पेंट यूज होगा तो केमिकल आएगा उसके अंदर, केमिकल में देखिए कौन सा सेक्टर लीडर है, मतलब आप आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे ना, तो आप बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, राइट। तो मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ एक चीज, पिछले 20 ईयर्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो जीरो हो गए, राइट। बट आप एक चीज का ध्यान जरूर दीजिए, राइट, कि क्या वो स्टॉक जिसमें आपने पैसा लगाया, एक रिटेल और एक मैं, जो फुल टाइम मार्केट में नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या उन्होंने कभी इस चीज का ध्यान दिया। वो बात करते हैं डीएचएफएल जीरो हो गया, वो बात करते हैं यस बैंक जीरो हो गया, मतलब जीरो मतलब वो 99% टूट गया, या जीपी के स्टॉक छूट गए, या यूनिट टूट गया, क्या वो पर्टिकुलर स्टॉक सेक्टर लीडर था? अगर था, ठीक है, तो कभी ना कभी वो सेक्टर लीडर से दूसरे नंबर पे आया होगा। तो जैसे ही कोई सेक्टर लीडर दूसरे नंबर पे आ जाए, और पहले नंबर पे उस सेक्टर में कोई स्टॉक आ जाए, पैसे को तुरंत शिफ्ट कर दीजिए, इस तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये सबसे सिंपल तरीका है इन्वेस्ट करने का, राइट। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्वेस्ट करेंगे तो आपका फ्यूचर आप बहुत ही सिक्योर रहेगा फाइनेंशियली, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। और आप फ्यूचर में मतलब एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, राइट। अल्टीमेटली क्या चाहिए? पीसफुल लाइफ चाहिए आपको, राइट। तो पीसफुल लाइफ चाहिए, उसके साथ साथ जरूरतें पूरे करने के लिए आपको पैसा चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो रिटेलर्स, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी लोग एक, सबका एक ड्रीम्स होता है, सबका एक डिजायर होता है, तो वो अचीव करने के लिए वो कुछ भी करते हैं, राइट।
लोन भी लेते हैं। जैसे आज के डेट में अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी तरफ की बात करूँ, जैसे मैं बिलॉन्ग करता हूँ यूपी से, ईस्ट यूपी से, नियर अबाउट कुशीनगर से, राइट? तो बट मैं आज जयपुर में रह रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से। तो मैंने अपनी तरफ देखा है कि लोगों के अंदर दिखावा बहुत ज़्यादा है, राइट? कि सामने वाले ने गाड़ी ले लिया है तो मुझे भी लेना है, सामने वाले ने घर बनाया है तो मुझे भी बनाना है। उसके लिए कुछ भी करना है, ज़मीन बेचना है या लोन लेना है, कुछ भी करना है। सो इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। आप पीसफुल लाइफ़ कभी भी नहीं जीने वाले। सो शो ऑफ कभी भी नहीं करना चाहिए, कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए, राइट? तो आप आराम से पीसफुल लाइफ़ जी सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं, राइट? तो इस अर्ली एज से स्टार्ट इन्वेस्टमेंट करना, मतलब काफ़ी लोग, मुझे पता है कि अभी मार्च 2020 के बाद लोग आए हैं, तो उनको भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, राइट? सो जैसे मैंने आपको पहले बताया ईटीएफ्स हैं, उसके बाद आपके जो सेक्टर लीडर्स हैं, उस पे फ़ोकस कीजिए। सेक्टर लीडर्स में कई बार आप ये देखेंगे कि जो मार्केट कैप में सबसे ज़्यादा है, बट मार्केट शेयर उसका नहीं है, राइट? तो कभी-कभी ऐसा कन्फ्यूज़न होगा, बट 99% ऑफ द टाइम आपको ये दिखेगा कि जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, उसी स्टॉक में आप बने रहिए। कई बार ऐसा होगा कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे इन्फोसिस पहले नंबर पे आ गया, टीसीएस दूसरे नंबर पे आ गया। अब सीधे अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दीजिए। टीसीएस से पैसा निकाल के इन्फोसिस में डाल दीजिए, राइट? जैसे अभी बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक अभी नंबर 1 है, उसके बाद आईसीआईसीआई है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आईसीआईसीआई एचडीएफसी को मार्केट कैप में क्रॉस कर सकता है, राइट? ऐसा मुझे लगता है। ऐसा हो, मे बी ऐसा हो भी ना, बट ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे ही आईसीआईसीआई आगे जाएगा, तो आप एचडीएफसी से पैसा निकाल के आईसीआईसीआई में डाल दीजिए, राइट? तो ये सेक्टर लीडर का है। तो जो जीरो होने वाला है ना, कि इसकी यस बैंक जीरो हो गया, डीएचएफएल जीरो हो गया, मैंने पैसा डाला था, ये हो गया, ऐसा हो गया, ये सारी चीजें आपके साथ फिर नहीं होंगी। और कैपिटल ग्रो करेगा ही करेगा। और अगर आप देखेंगे ना, तो लास्ट 10 ईयर 20 ईयर्स में जो भी स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म किए हैं ना, उनका सीएजीआर 15 से 25 से 25% का रहा है। एंड ये सीएजीआर बहुत अच्छा कहलाता है, राइट? आई थिंक वरुण बफेट जी का जो सीएजीआर है वो 20% के आसपास है। अभी एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है, बट मैं काफी टाइम पहले पढ़ा था, राइट? सो 15% से 25% का आपको सीजीआर मिलेगा ही मिलेगा, राइट? सो अल्टीमेटली आप ट्रेडिंग के पीछे भाग के कितना भी काम कर लीजिए और आराम से इन्वेस्टिंग के पीछे काम कर लीजिए। पीसफुल जो है वो इन्वेस्टिंग है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग बुरा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक बुरी चीज़ है। ट्रेडिंग करना है, बट उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जैसे आप जॉब को टाइम देते हैं, उस तरीके से आप ट्रेडिंग को भी टाइम दीजिए, राइट? एक्सपीरियंस कीजिए। बेशक वो भी आपको पैसा बना के देगा। मैं करता हूँ, बट क्योंकि मैं फुल टाइम इसी को कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ, राइट? मैं विंडो भी करता हूँ, बट मैं इतना एग्रेसिवली नहीं करता हूँ, राइट? मैं कैश में भी करता हूँ, इतना एग्रेसिवली नहीं करता हूँ। मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट, मेरा जो मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, राइट? सो अल्टीमेटली फिर अगेन वही बात आती है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। कौन से स्टॉक्स में करना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। और ईटीएफ सबसे बेस्ट होता है, उसमें भी डालिए। आप किसी भी एक अच्छे मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से या रिसर्च एनालिस्ट से बात करेंगे, जो अच्छा है, जो हॉनेस्टली जवाब देता है, वो आपको यही बोलने वाला है, राइट? मैं एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर हूँ और ट्रेडर हूँ। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, राइट? सो अल्टीमेटली फिर आगे आते हैं, राइट? सो अल्टीमेटली जहाँ तक मुझे पता है कि ट्विटर पे ज़्यादातर लोग रिटेलर और जो छोटे इन्वेस्टर है वही है। मतलब छोटा इन्वेस्टर मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा कम है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, वो छोटा बड़ा हो गया। सबके पास देखिए कैपिटल साइज अलग अलग है, राइट? सबका कैपिटल साइज अलग अलग है, सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग है, राइट? तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है, राइट? सो कभी भी, जैसे मैंने आपको बोला, कंपेयर नहीं करना है कोई भी किसी, ठीक है? तो ऑलमोस्ट मैंने वाई वाई यू शुड इन्वेस्ट का टॉपिक को मोटा मोटी मैंने कवर कर दिया है। और फर्दर मैं आप लोगों से कुछ लोगों से बात भी कर लूंगा, राइट? अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो उसके बाद मैं बात भी कर लूंगा, राइट? अब बात करते हैं स्टॉक डिस्कशन पे, राइट? सो रही बात स्टॉक डिस्कशन पे, और मार्केट का भी व्यू थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, राइट? सो सबसे पहले एक बार मार्केट डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट के क्या मतलब क्या लगता है मार्केट, और कहाँ किधर की तरफ जा सकता है, और
क्या हो सकता है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वी आर अ ट्रेंड फॉलोवर, राइट? कि हम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, राइट? तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने ट्विटर पर लिखा हुआ है कि अभी भी मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, राइट? इट मीन्स मार्केट शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में, और लॉन्ग टर्म में जैसे काफी लोगों को कंफ्यूजन था, जो मैंने ट्विटर पे लिखा था कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बुलिश है और मिड टर्म का भी ट्रेंड बुलिश है, शॉर्ट टर्म का भी एरिस हो गया है और पोजिशनल का साइडवेज है। इट मीन्स कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मैं मंथली टाइम फ्रेम देखूंगा, राइट? अगर मैं मिड टर्म इन्वेस्टर हूँ, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मिड टर्म है, पहले आपने आपको पहचानिए है कि आप किस किस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, राइट? वो टाइम के साथ ही पता चलेगा आपको। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मंथली टाइम फ्रेम देखिए, मिड टर्म इन्वेस्टर है तो भी मंथली टाइम वीकली टाइम फ्रेम देखिए, शॉर्ट टर्म है तो डेली टाइम फ्रेम देखिए, राइट? और अगर पोजिशनल कर रहे हैं तो जो फुल टाइम कर रहा है तो उसके लिए 75 मिनट या 1 आवर का चार्ट देख सकते हैं, राइट? तो जैसे कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है वो अभी निगेटिव है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है एज पर जिग जैग डाउट थ्योरी, राइट? सो अभी का जो मार्केट है वो क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी ट्विटर पे भी, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश है। जो भी मैंने बाइंग के अपडेट्स दिए थे, राइट, वो सब के सब 75 मिनट के बेसिस पे थे, जो कि लास्ट दो ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हुआ है। लूज हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हैजिंग का ट्रेड्स था, तो बहुत ही छोटा सा कैपिटल लॉस किया हमने, राइट? बट जो भी हमारा शॉर्ट टर्म का ट्रेड चल रहा है निगेटिव साइड में, वो अपने को रिटर्न दे रहा है, राइट? सो अभी भी मार्केट अगर मैं बात करूं तो एक रेंज में रह सकता है 16,900 टू 17,000, 16,900 टू 17,000 डाउन साइड का सपोर्ट है, एंड ऊपर में 17,700 से लेकर 17,800 का एक रेजिस्टेंस है। इस रेंज में ये चल सकता है बेस्ड ऑन डेली प्लस 75 मिनट टाइम फ्रेम, राइट? बाकी इस यही दो टाइम फ्रेम है जिसमें मार्केट अभी रेंज बाउंड टू नेगेटिव है, राइट? सेल ऑन राइज का मार्केट है अभी भी, जब तक निफ्टी हायर हाई नहीं बना देती है, राइट, तब तक सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, राइट? बाकी आप लोगों को पता है, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, हर जगह स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना ही करना है, राइट? लेवल्स फॉलो करने ही करने हैं, जंप नहीं करना है कभी भी। डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी पर हमेशा काम करना चाहिए अगर आप एफ कर रहे हैं, राइट? ओके। एंड लास्ट टाइम जब अपन ने 29th को बात किया था कि मार्केट में अपने को बाइंग एक अपॉर्चुनिटी थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो वहां से काफी अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म किए भी, राइट, उस लेवल से, ठीक है? तो जैसे कि निफ्टी में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी भी निफ्टी का शॉर्ट टर्म टू पोजिशनल जो ट्रेंड है, राइट, वो डाउन टू साइडवेज का है, राइट? तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है? और लॉन्ग टर्म का अभी भी व्यू पॉजिटिव है, तो अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं अपने को तो अपने को पार्सली एंट्री कर सकते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग होल्डिंग स्टॉक्स हैं उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टॉक्स के नाम हमने शेयर भी किए हुए हैं, राइट? वो भी आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, राइट? मूवर ट्रेडिंग वाले दिन भी मैंने आप लोगों को एक स्टॉक बताया था, दो स्टॉक बताए थे, आईटीसी एंड एसएफएल, राइट? तो वो दोनों भी अच्छे हैं, नो डाउट। लोअर लेवल्स मिलते हैं तो उनको भी देख सकते हैं अपन, ठीक है? जैसे भी 29 नवंबर को एसएफएल अगर आप देखेंगे तो नीचे का लेवल उसने 2959 का बनाया था, और अगेन जो उसने कल हाई बनाया वो 3487 का। सो नीचे से वो अप्रोक्सीमेटली 15 to 70% राइज हो गया विद इन 4 to 5 डेज, राइट? तो इस तरीके से आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, राइट? और बहुत सारे स्टॉक्स जो एक सपोर्ट पे आए थे, एपेक्स हो गया, अक्षर कैम हो गया, ये सारे स्टॉक्स लोअर लेवल्स पे आए थे और वहां से उनमें बहुत अच्छा एक मोमेंटम आया है, राइट? तो इनमें जरूर ध्यान देना चाहिए अपने को, राइट? और मैं अगेन रिपीट करूंगा कि ट्राई टू इन्वेस्ट इन सेक्टर लीडर्स, राइट? जो मैं अक्षर कैम बता रहा हूँ पर्टिकुलर किसी केमिकल में काम करता है, राइट? और जैसे कि हमने अभी बात की एसएफएल में, तो एसएफएल ऑलरेडी जो मैट्रेस का आपको पता है, जो स्लीप वेल मैट्रेस होता है वो एसएफएल का है, राइट? और जो सोफे वगैरह यूज होते हैं उसमें पैदल फॉर्म लगता है वो भी एसएफएल का ही ज़्यादातर यूज होता है इंडिया के अंदर, तो वो भी पर्टिकुलर सेगमेंट में लीडर है। और ड्यू टू मार्केट अभी कंटिन्यू राइज हुआ है, सॉरी मार्केट नहीं राइज हुआ है, बाकी स्टॉक्स में नहीं राइज हुए हैं, एसएफएल राइज हो गया है, इस वजह से बाय डिफॉल्ट मेरा आज की डेट में मार्केट बढ़ मतलब एसएफएल की बढ़ने की वजह से बाय डिफॉल्ट मेरा हाईएस्ट एलोकेशन अभी एसएफएल में हो गया है, राइट? और मैं बहुत टाइम से इसको होल्ड कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया है। अभी तक मैंने इसमें सिंगल शेयर भी नहीं बेचा है, ना ही मेरी कोई प्लानिंग है,
राइट, क्योंकि कंटिन्यू मेरे को इसको अक्यूमुलेट करना है लोअर लेवल्स पे अगर मुझे मिलता है तो। ठीक है, तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिसर्च करके पैसा लगाइए, ना कि मेरे बोलने पे। राइट, कोई भी बोले, जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैं बोलूँ या चाहे कोई भी बोले, तो एक बार खुद रिसर्च जरूर करना चाहिए। ठीक है, किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए। राइट, ओके। सो स्टॉक डिस्कशन में अगर मैं बात करूँ अब, तो स्टॉक डिस्कशन मुझे लगता है कि इस मार्केट में जो स्टॉक्स अभी तक परफॉर्म नहीं किए, लास्ट बात करूँ 6 to 7 मंथ से जो स्टॉक परफॉर्म नहीं किए हैं, राइट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 3M इंडिया की, तो 3M इंडिया ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। लास्ट 6 to 7 मंथ से एक रेंज में चल रहा है, 24,000 से लेकर 27,000 के बीच में। राइट, सो एक ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, हनीवेल ने परफॉर्म नहीं किया है। राइट, सो इस तरीके के स्टॉक जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। इवन अबॉट ने भी ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, लास्ट 5 मंथ पहले के रेट के आसपास ही भी अबॉट चल रहा है। और मैं आप लोगों को डिस्क्लोजर भी देना चाहूँगा कि ये स्टॉक मेरे पास होल्ड है। राइट, ओके, काफ़ी टाइम से होल्ड है और मैं कंटिन्यू अक्यूमुलेट भी कर रहा हूँ इन स्टॉकों को सपोर्ट लेवल्स पे एंड लोअर लेवल्स पे। तो ऐसा लगता है मेरे को कि जो स्टॉक्स अभी तक परफॉर्म नहीं किए हैं, राइट, जैसे अभी आप देखेंगे तो एपेक्स में बहुत अच्छा मूव आया है। राइट, तो एपेक्स हो गया और आपका अवंती फीड हो गया, ये जो सेक्टर है इसमें भी अभी कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया है। तो आने वाले टाइम में स्टॉक्स में भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 to 5 ईयर, नॉट 3 to 4 मंथ। राइट, तो मैं 3 से 5 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सारे स्टॉक्स भी अपन देख सकते हैं, इनको भी स्टडी कर सकते हैं। इनका भी चार्ट अच्छा है, सपोर्ट लेवल से इनमें पुल बैक आया है। हायर टाइम फ्रेम पर इनका ट्रेंड स्टिल बुलिश है। राइट, तो इन पे हम फोकस कर सकते हैं, कोई स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मार्केट में जैसे अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं आप, राइट, अगर जैसे मार्केट अगर 16,900 के लेवल को ब्रीच करता है, राइट, तो मार्केट और करेक्ट हो सकता है। एंड जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि 16,000 एंड मंथली 20 का लेवल मार्केट दिखा सकता है, फिर 16,900 का लेवल को ब्रीच करता है तो, राइट, तो आपको जैसे मैंने स्टॉक्स के नाम ऑलरेडी बताए हैं, उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटी मोटी कंपनियां भी बहुत सारी हैं, जैसे अभी देखिए मैं आइडिया तो ट्रैक करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी हूँ, राइट, बट फंडामेंटली अभी कंपनी उतना नंबर उतने अच्छे नहीं है, बट पॉइंट ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अभी इस सेक्टर में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं रहे हैं, राइट, उसी बेसिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया था, आप लोगों से शेयर भी किया था मैंने लेवल्स, और चार्ट भी शेयर किए थे। पहले मैंने किया था तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया था, दोबारा मैंने री एंट्री किया, वहां से ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है, अभी फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। अभी भी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं, बट ट्रेडिंग में कर रहा हूँ इसके अंदर। राइट, जैसे कि मेरी प्लानिंग है कि 20 से 21 के रेंज में जाएगा, तो 1/3 से 50% प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, फिर अगेन 13 to 14 के रेंज में आएगा तो फिर अगेन ऐड करूंगा। उसके बाद अगेन अगेन अगर इसने 21 का लेवल को रेंज को ब्रेक कर देता है, तो 35 से 40 के रेंज में जा सकता है। तो ये मेरा पूरा प्लानिंग है, राइट, इसके अंदर कैसे कैसे करना है। राइट, 9 रुपीज का इसके अंदर अपन स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। राइट, सो आपके पास पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए इन्वेस्टिंग की और ट्रेडिंग की। राइट, अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो कभी भी आपको मार्केट में, जैसे मैं हमेशा बोला है कि प्लानिंग और आपको रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इन सब के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आपको कभी भी मार्केट में लॉस नहीं होगा। राइट, सो अब अपन अब आगे बात करते हैं। राइट, तो जैसे स्टॉक्स में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्टॉक्स ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, राइट, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जस्ट गूगल कीजिए नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स फ्रॉम लास्ट 3 to 6 मंथ, राइट, इन NSE, इन निफ्टी 500, उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। उसमें देखिए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो अच्छा अच्छा है, आगे चल के वो ग्रो कर सकता है। राइट, वैसे स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली आपको मतलब उसमें पैसा बन सकता है। ठीक है, और वन मोर थिंग कि जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैंने 3M इंडिया की बात की या हनीवेल की बात की या अबाउट की बात की, राइट, देखिए ये सारे बड़े बड़े स्टॉक हैं। SFL की भी जैसे बात करी, वो भी 3000 के आसपास का लेवल स्टॉक है। राइट, जैसे IT में एप्ले हो गया, एप्ले भी एक अच्छी कंपनी है, भारत रसायन हो गया, डी मार्ट हो गया, तो सारे अच्छे स्टॉक, IRCTC हो गया, IX हो गया, ये सारे स्टॉक अच्छे हैं, इनके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। रेडिको हो गया आपका, जुबिलेंट इंग्रेविया हो गया,
तो ये जो भी स्टॉक्स के नाम मैं ले रहा हूँ, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में मैं खुद भी पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, राइट। और स्टिल आई एम प्लानिंग टू ऐड, अगर लोअर लेवल्स मेरे को मिलते हैं तो, राइट। तो स्टॉक्स के प्राइस का आप कभी भी मत जाइए। अगर आप स्टॉक्स के प्राइस पे जाएंगे तो आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे, राइट। हमेशा आप जाइए कंपनी के ऊपर, और उसके आप जैसे एमआरएफ की अगर मैं बात करूं, राइट, तो एमआरएफ का आज का एक स्टॉक आप अगर खरीदने जाएंगे तो 75-80 थाउजेंड का, राइट। वहीं पर दूसरा टायर कंपनी है जैसे जेके टायर है, वो 50 रुपीज का है। अब आप बोलेंगे यार नहीं, मैं एमआरएफ में नहीं लगाऊंगा, मैं जेके टायर में लगाऊंगा, मुझे टायर सेक्टर अच्छा लगता है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ना तो मैं एमआरएफ में लगाऊंगा, और ना ही मैं अभी जेके में लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा बालकृष्ण में। क्योंकि अगर आज देखेंगे आप, तो बालकृष्ण का मार्जिन भी अभी अच्छा है, और मार्केट कैप उसने एमआरएफ के भी मार्केट कैप को क्रॉस कर दिया है। क्योंकि एमआरएफ ने परफॉर्म नहीं किया है, और बालकृष्ण ने लास्ट 1.5 ईयर में टू मोर देन 200% राइज हो गया है। एमआरएफ ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सेक्टर लीडर्स, तो इस तरीके से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। ओके। तो कभी भी स्टॉक्स की पर्टिकुलर प्राइस पे मत जाइए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आइडिया में एंट्री किया तो 7 रुपीज पे भी एंट्री की, 760 पे किया, तो जब ब्रेकआउट आया था स्टॉप लॉस होने के बाद, अगेन जब मैंने री एंट्री की थी, राइट, तो मैंने वहां पे भी एंट्री किया। मेरे पास अबाउट भी है, राइट, मेरे पास 3M इंडिया भी है। तो मेरे पास छोटे भी स्टॉक है, बड़े भी स्टॉक, लेकिन कभी भी मैंने ये देख के इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि ये स्टॉक 10 रुपए का है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, और ये स्टॉक 50,000 का तो मुझे नहीं करना। ऐसा कभी भी नहीं। आपको जो स्टॉक अच्छा लगता है टेक्निकली फंडामेंटली, उसमें पैसा लगाइए। प्राइस को मत देखिए आप, राइट, आप कंपनी को देखिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आज अगर हमारा 1 लाख तक का जा चुका है लेवल, 95,000 तक का, तो वो भी किसी टाइम 500 रुपीज का था, राइट। आज अगर अबाउट 20,000 पे चल रहा है, वो भी किसी टाइम 100 रुपीज का था। आज भारत रसायन अगर आपका 10,000 के आसपास चल रहा है, तो वो भी किसी टाइम 50 to 100 रुपीज का, राइट। सो ये कोई भी लॉजिक नहीं है कि हाँ 10,000 के स्टॉक में मुझे पैसा नहीं लगाना है, राइट। इवन 5,000 वाला स्टॉक 50,000 हो सकता है, और 50,000 वाला स्टॉक 5 लाख हो सकता है। कुछ भी पॉसिबल है, राइट। तो कंपनी को देखिए, कंपनी को समझिए, बिजनेस को देखिए, आगे आने वाले ग्रोथ को देखिए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए, ठीक है। ओके। सो स्टॉक्स की वजह से हमने बात किया, तो अप्रोक्सीमेटली हमने मोटा मोटी स्टॉक्स पे भी बात की कर लिया है। आगे हम और भी इसी तरीके से इसको असिस्ट करते रहेंगे हम लोग, राइट। सो अपन अंकित जी। यस सर। हाँ। सो अपन, कैन यू अलाउ समवन, आप अलाउ या कर सकते श्योर। हैं किसी? यस हाँ। सर, यस सर, तो श्योर। अगर अलाउ कर सकते हैं। फर्स्ट हाँ। ऑफ ऑल सर, मैं देवेंद्र सिंह नेगी जी को अलाउ कर रहा हूँ। हम्म। आप लोग आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप लोग ट्विटर पे जो स्पेसेस वाला ट्वीट है, उसके नीचे भी आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और आपका कोई मतलब कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जी सर। अंकित जी। यस सर, मैंने अलाउ किया है सर, उन्होंने अप्रूव नहीं किया। मैं ओके। शैलेंद्र जी को ऐड करता हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम। या देवेंद्र जी आ गए सर। हेलो देवेंद्र जी, प्लीज बताइए। देवेंद्र जी अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। नो प्रॉब्लम। अपन आगे चलते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपने आप को एबल करेंगे बात करने के लिए, तो फिर उनको अपन ले लेंगे, ठीक है। शैलेंद्र जी। हेलो। हाँ, रजत जी बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने निफ्टी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स 30,000 या 40,000 कुछ आपने बोले थे सर। उसके लिए आपने कहा था जी। कि मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, लॉन्ग टर्म आपका व्यू बुलिश है। तो सर आप
कितना कन्विंस्ड है उस टारगेट से, और आप कब तक ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टारगेट्स आएंगे? और सिर्फ एक क्वेश्चन ये था कि सपोज किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ रुपीज हो, और वो 3 साल में 10%, 11% का CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, तो उसको कैसे एलोकेट करना चाहिए? मतलब डेट में डालना चाहिए या इक्विटी में या स्मॉल केस में? कोई आपकी स्मॉल केस की रिकमेंडेशन हो या कोई फंड की रिकमेंडेशन हो, कैसे डिवाइड करना चाहिए? अगर डेट में डालना चाहिए तो कहाँ डालना चाहिए? कुछ सर इस पे आप लाइट थ्रो कर सकते हैं? बिल्कुल सर, देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कोई भी स्मॉल केस अभी ट्रैक नहीं करता हूं। अभी तक मैंने कोई भी स्मॉल केस को स्टडी नहीं किया है। मेरा पूरा का पूरा जो कैपिटल है फुल्ली मैं मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम मार्केट में करता हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा पैसा मार्केट में लगा हुआ है। कोई भी पैसा मेरा डेप्ट में नहीं लगा हुआ है, ना ही किसी स्मॉल केस में लगा हुआ है, ना ही किसी म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीजें अच्छी नहीं है, वो सारी चीजें भी अच्छी हैं। राइट, तो उस पे कमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं उन सबको ट्रैक नहीं करता हूँ, कभी स्टडी नहीं किया है। राइट। और अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बोला कि मेरे पास 1 करोड़, मतलब मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए हैं और 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 10 to 11% CAGR है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट में कोई भी अगर हम टाइम लिमिट डाल देते हैं, तो वहां पर डिसीजन ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो, अगर आप मुझसे स्टॉक पूछेंगे तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के नाम आपको बताए हैं। राइट। उन स्टॉकों को आप रिसर्च करके डिसीजन एक्शन ले सकते हैं। राइट। और बट इसमें फुल्ली रिस्क आपका ही है, क्योंकि देखिए, मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 3 साल परफॉर्म नहीं करे। और दूसरी चीज, जैसे आपने मेरे से पूछा कि आपने निफ्टी के टारगेट 35,000 40,000 के दिए हैं, तो बेशक ये लेवल्स आ सकते हैं। मे बी इसमें 5 to 7 years लग सकते हैं। डाउन साइड, जैसे कि मैंने भी डाउन साइड में जो अभी तक का डेटा बता रहा है कि डाउन साइड, जो मैक्सिमम डाउन साइड अभी जो दिख रहा है अभी के डेटा के अकॉर्डिंग, वो 14,000 to 15,000 का दिख रहा है। और मेरा खुद का पर्सनली जो मेरा प्लानिंग है कि अगर मार्केट 14,000 से 15,000 आता है, अगर आता है, और तो मैं पूरा कैपिटल इन्वेस्ट भी कर दूंगा। और जो कि आपने सुना होगा, लेस लोन अगेंस्ट शेयर, मैं वो भी ले लूंगा, क्योंकि जब मेरे पास कैश नहीं होता तो मैं वही करता हूँ। बट वो भी जो मैं लेता हूँ वो अपने मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो मैं 20 लाख का लोन ले लूँ, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। 10 लाख रुपए हैं मेरे पास अगर मान लीजिए, तो मैं 2 या 3 लाख रुपए का ही लोन लेता हूँ, ज्यादा नहीं। राइट, जो कि जिसका मैं इंटरेस्ट पे कर सकूँ। ठीक है। तो वो चीजें करता हूँ मैं। तो रही बात निफ्टी की, तो मे बी मैक्सिमम 5 5 years का टाइम मेरे को जो लगता है ले सकते हैं निफ्टी, ऊपर में 35 से 40,000 जाने में। राइट। बट मैं काफी बुलिश हूँ अगले 4 से 5 सालों के लिए मार्केट के ऊपर। राइट, जो भी मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। एंड डाउन साइड में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अभी भी मैं ज्यादा कैश में नहीं बैठा हुआ हूँ। अभी मैं, पहले मैं बैठा हुआ था 20% कैश में, बट ऑलरेडी मैंने 10% कैश को डिप्लॉय कर दिया है। 9 to 10% कैश और मेरे पास बचा हुआ है। तो 16,000 के आसपास का अगर लेवल मेरे को मिलता है तो वहां डाल दूंगा। उसके नीचे लेवल मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लैस यूज करूंगा। अगर कोई भी लैस को अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब किसी को नहीं नॉलेज है, तो प्लीज वो इसके पीछे ना पड़े। राइट। वो जो भी सेविंग है उसके अकॉर्डिंग ही पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो वो है। एंड बाकी सर, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं स्मॉल केस म्यूचुअल फंड ये सब पे कभी ज्यादा फोकस नहीं किया। बट हाँ, अगर आप निफ्टी बीज, जूनियर बीज, इनमें पैसा कंटिन्यू डालते हैं, तो मुझे लगता है कि, क्योंकि अगला 3 से 4 साल पुलिस है, तो मुझे लगता है कि आपको 10% के आस 30,000 का रिटर्न मिल सकता है अगले, मतलब 3 से 5 सालों में। क्योंकि मार्केट काफी 10 सालों के रेंज से बाहर निकला है, तो अगले 3 से 5 साल बुलिश रह सकते हैं। तो अगले 3 से 5 साल के लिए आपको प्रॉफिट आ सकता है। बट देखिए, कोई भी गारंटी नहीं है। राइट। बट हाँ, ये है कि जो पॉसिबिलिटीज दिख रही है मार्केट के अंदर, जो प्रोबेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा थैंक यू सर। हूँ। थैंक यू। ओके। सो अंकित जी, यस सर। हाँ, कोई भी जो नाम से जिनकी प्रोफाइल नहीं है उनको आप अलाउ मत कीजिएगा।
ठीक है। श्योर श्योर ओनली सर। ओनली नाम और रियल पिक्चर वाले जो है उन्हीं को लाल करना है आपको। ठीक है। ओके सर, ओके सर। हेलो जी जी अंकित जी। ऋषिकेश जी, दो दो से तीन सवाल है छोटा। पहला सवाल, जी निफ्टी बीस आपने बताया, निफ्टी बीस या जूनियर बीस बेहतर रहेगा? पहला। सर, दोनों अच्छा है, दोनों में आपको करना चाहिए। बेटर जो रिटर्न है पिछले 20 ईयर्स का वो जूनियर बीच का है। बट मेरा राय ये रहेगा कि दोनों जगह आप डाल सकते हैं पैसा, कोई दिक्कत वाली बात जी। और दूसरा चीज ये नहीं। पूछना था, म्यूचुअल फंड में मतलब जो फुल टाइम जॉब करते हैं, हम्म, बहुत से लोगों ने ये भी एडवाइस दिया है कि म्यूचुअल फंड भी सही जगह है आपको लगाने में। सो बिल्कुल बिल्कुल। वेदर म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा या निफ्टी बीस बेटर रहेगा, कोई आइडिया, कोई लाइक? सर देखिए, दो चीजें मैं बताना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड के अंदर में जहां तक मेरे को नॉलेज में भी, क्योंकि देखिए मैंने पिछले 1-2 सालों से म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा भी नहीं है, उनके नए रूल्स रेगुलेशन के बारे में पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है। देखिए, दो 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 चीजें हैं। निफ्टी बीच जूनियर बीच में अगर आप जो पैसा डाल रहे हैं, राइट, वो आप कभी भी कितना भी डाल सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि महीने में आप उसमें 10 टाइम्स एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो उसके अंदर आपके पास पूरे मतलब राइट्स हैं, राइट। और जो भी उसके अंदर ब्रोकरेज होती है, जो आपका ब्रोकर ब्रोकरेज ले रहा है वही लगती है, राइट। म्यूचुअल फंड में नहीं, जैसे उसमें आई थिंक कुछ फीसेस वगैरह लगती हैं, वो उस तरीके का इसके अंदर नहीं है, राइट। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ, आई अगेन रिपीट, म्यूचुअल फंड गलत नहीं है, राइट। बट वही अल्टीमेटली बात है कि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि निफ्टी बीच जूनियर बीच बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है, राइट, तो मैं प्रेफर करूंगा सर निफ्टी बीच जूनियर बीच। क्यों? क्योंकि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी है कि मैं कभी भी पैसा डाल सकता हूँ, कितने भी डाल सकता हूँ। मेरे पास 500 रुपये बचे मैं वो भी डाल सकता हूँ, मेरे पास 5 लाख बचे मैं वो भी डाल सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास मतलब ओपन है, कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उसके अंदर एक टाइम होता है, एक अमाउंट फिक्स होता है, राइट। अगर आपका अमाउंट बढ़ाना भी है तो एक उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी नहीं कर पाते हैं। और रिटर्न की बात करूं सर, तो ऑनेस्टली बताऊं, अगर 10 से 15 साल का व्यू है तो ऑलमोस्ट सेम रिटर्न आता है। एक फाइनल क्वेश्चन है। मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, कभी कभी मैं मेरे फ्री टाइम हम्म, में मैं मार्केट्स भी देखता हूँ। कभी कभी ऐसे स्टॉक मिलते हम्म, हैं जहाँ पे मुझे व्यू लगता है कि बुलिश है, और मैं उसके ऊपर एक वीक एक महीने में इन्वेस्ट करता हूँ, मंथली 2 मंथ्स में मेरे को 10-15% रिटर्न मिल हम्म, जाता है। तो आपका क्या सलाह हम्म। रहेगा पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से फुल टाइम जॉब करने वालों के लिए? देखिए सर, अगर आपके पास बैक टेस्टेड प्रूवन सेटअप रूल्स है और जिसमें आप पीसफुल्ली काम कर रहे हैं, ठीक है, ये 3 वर्ड ध्यान रखिएगा। पीसफुल्ली काम कर रहे हैं आप, राइट। जो आप काम कर रहे हैं ट्रेडिंग में, पोजिशनल में, उसमें पीस है। ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है और लॉस हो रहा है तो मैं सैड हो जा रहा हूँ, मैं टेंशन हो जा रहा हूँ, स्ट्रेस में चला जा रहा हूँ, राइट। तो अगर आपके पास बैक टेस्टेड प्रूवन सेटअप रूल्स है, उस पे आप काम कर रहे हैं, आपका जॉब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो आप बेशक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बट मैंने जो देखा है सर कि ज्यादातर लोगों का ट्रेडिंग में जैसे कि नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होता है, और वो लोग जॉब के साथ साथ करते हैं, तो उनका जॉब भी डिस्टर्ब होता है, उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, और उनकी फाइनेंशियल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, मतलब चारों तरफ किया, लंबी जॉब नहीं करी, राइट। लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा है, राइट। तो अगर आप प्रूवन सेटअप है, बैक टेस्टेड है, पीसफुल आप काम कर पा रहे हैं उसके अंदर, जॉब के साथ साथ कर पा रहे हैं, राइट, और टाइम भी मिल जा रहा है, तो बेशक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। सर, थैंक यू। अंकित जी के लिए सर एक चीज मेरे पास है कि कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लाइक
जो सेक्टर लीडर या फिर जैसे अपने आसपास जो देखते हैं जो ग्रोथ करेगा, तो उस चीज में जरूर वो आप जा सकते हैं जैसा उन्होंने कहा। थैंक यू। थैंक यू। अंकित जी, जैसे ही आप एक जन को अलाउ कर रहे हैं, साथ के साथ दूसरे जन को भी कर दीजिए, जिससे कि टाइम बचेगा। ठीक है ओके सर। जी। जी हेलो अभिषेक जी, सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। सर बेसिकली मैं आपको काफ़ी दिन से फॉलो करता हूँ और मैं अंकित सर को भी बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। बेसिकली सर आप लोग के जो चार्ट चार्ट होते हैं उनको मैं देखता हूँ हम्म, और उन पे जो भी आपके पैटर्न्स होते हैं उसको एनालाइज करता हूँ बहुत डीपली और अच्छे से। फिर मैं उसको, जैसे अभी सोना कॉमस्टार इन्होंने, अंकित सर ने एक चार्ट शेयर किया था जो चैनल चैनल के बॉटम पे था एकदम। तो सर वहां से फिर उसको पिक जी जी। किए और वो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है और देगा भी। अभी करीब करीब 100 पॉइंट्स या 120 140 पॉइंट्स के करीब है। तो सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मैं, जैसे कोई डेटा दे दिया या फिर कोई चार्ट दे दिया तो फिर मैं उसको बैक टेस्ट करके एनालाइज करके फिर मैं उसमें हो सकता है इन्वेस्टमेंट कर दूं, लेकिन मैं खुद से नहीं ढूंढ पाता हूँ कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। अ, तो वो कैसे करूँ सर? देखिए सर, हाँ, देखिए सर, हम लोग अगर खुद से ढूंढ रहे हैं, हम्म। राइट, तो इसमें टाइम लग रहा है। हम्म। मेरी आवाज आ रही है सर। नहीं नहीं इको हो रही है नहीं, सर थोड़ा। रिपीट हो रही है। हाँ, एक बार म्यूट कर दीजिए आप। तो जैसे कि देखिए, जो भी हम काम कर रहे हैं, राइट, सो इस काम को करने में और यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा है, राइट। तो अगर आप जैसे सोना का हमने ढूंढा, या दीपक नाइट्रेट की बात करें, या हम बात करें रेडिको की, या तो एबीसी कोई भी स्टॉक की बात करें, राइट। कई बार स्टॉक वो तुरंत परफॉर्म कर जाते हैं, कई बार वो नहीं करते हैं, राइट। तो वो स्टॉक का मोमेंटम किसी के हाथ में नहीं है कि कौन सा स्टॉक कब मूवमेंट करेगा, राइट। बहुत सारे स्टॉक कभी पेशेंस टेस्ट करते हैं, कभी कोई भी स्टॉक पेशेंस टेस्ट नहीं करता है, राइट। तो हमारा कोशिश वही रहता है, जैसे हमने आपको बोला ना कि हमारा फोकस होता है कि सेक्टर का लीडर कौन है, राइट। तो आप ज्यादातर देखेंगे कि सोना कॉम भी है तो वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट में लीडर है, राइट। तो जैसे देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, अंकित जी हैं, सुधीर जी हैं, राघव जी हैं, राइट, मेरे पार्टनर हैं अशोक जी, तो ये लोग सारा स्टडी बहुत डीपली करते हैं, राइट। मेरा फोकस मेनली टेक्निकल पे रहता है और कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग पे रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ ईवी प्ले में, तो अंकित जी ने काफी डिटेल्ड एक स्टडी मतलब ट्वीट किया था इसके पीछे, राइट। जैसे अंकित जी नौकरी को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, उसके पूरा जो भी अपडेट होता है उसको पढ़ते हैं। अभी पिछले 1 महीने में नौकरी ने बहुत सारे एक्विजिशन किए हैं, राइट। तो अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, या पर्टिकुलर सेगमेंट में लीडर है, या कोई ऐसा बिजनेस जो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है, राइट। वो आपके आसपास सब दिख जाएगा, राइट। ऐसे कौन से, जैसे आज अगर मैं बात करूं, राइट, तो हम आज की डेट में इवन अगर हम बाहर से खाना मंगाएं या हम कोई भी चीजें खरीद के लाएं, हर जगह केमिकल यूज हो रहा है, हर जगह, राइट। ओके। तो जाहिर सी बात है कि केमिकल में ग्रोथ रहना ही रहना। आप कुछ भी कर लीजिए, इवन अगर हम बात करें मतलब बहुत सारी बातें, देखिए मैं अगर डिस्कस करूंगा उसमें भी तो 15-20 मिनट में बातें कर सकता हूँ मिनिमम। बाकी 1-2 घंटे में बात उस पर बोल सकता हूँ, राइट। तो अल्टीमेटली आपको सेक्टर लीडर्स और बिजनेस, इन सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए, जैसे अंकित जी ने डाला या मैंने डाला या अशोक जी ने डाला, उसके बारे में पढ़िए कि वो कंपनी क्या ऐसा कुछ कर रही है अलग, या हमने क्यों उस कंपनी को ट्रैक किया। और मोस्टली आप देखेंगे तो हमारे स्टॉक कॉमन ही होते हैं, राइट। मतलब कौन, मतलब पूरे साल में अगर हमने 50 स्टॉक्स आइडियाज शेयर किए हैं, राइट, तो ऐसा नहीं है कि हम वो 50 के 50 स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि फेलो ट्रेडर्स बहुत सारे हैं, इन्वेस्टर बहुत सारे हैं, राइट। तो रेगुलर अपडेट उनके लिए करना पड़ता है। बट अल्टीमेटली अगर आप पूरे साल के हमारे ट्वीट्स को देखेंगे, स्टॉक्स को देखेंगे, तो एक आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, हम कौन से स्टॉक्स को चूज कर रहे हैं। आइडिया को छोड़ दीजिए आइडिया बेसिकली एक ट्रेडिंग बेट है, राइट। और वो भी एक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग पे मैंने उसको लिया था, राइट, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर ज्यादा प्लेयर्स नहीं बचे हैं, राइट। और ये कंपनी अगर सर्वाइव कर जाती है तो अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले टाइम में, राइट। तो अल्टीमेटली स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए या तो आपको स्टडी शुरू करनी पड़ेगी, राइट। और सिंपल है, जो आपने क्वेश्चन मेरे से किया, राइट, वो सिंपल, वो गूगल कीजिए, आप वो कर सकते हैं। बाकी और इन डेप्थ समझना है तो देखिए उसमें टाइम लगेगा,
और उसके लिए भी हमने मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह किया हुआ है। उसमें हम पूरे साल में चीजें बताते हैं कि स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कब कितना पैसा डालना है, कब पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करना है, राइट। तो ये टाइम लेते हैं ये चीजें, राइट। तो आप उस चीज पर भी फोकस कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच Thank सर। और मेरा एक और सवाल था बेसिकली डेरिवेटिव्स को लेके, ऑप्शंस और एफएनओ की ट्रेडिंग के लिए। you. तो सर उसमें जनरली दो बातें कही जाती है, काफी सारे ट्विटर पे जो गुरु लोग हैं उन्होंने कही हुई है कि ऑप्शन बाइंग में आप एक अच्छा रिटर्न नहीं बना सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में आपको क्या है, वोलेटिलिटी का वो मिल जाता है, आप प्रीमियम डीके वगैरह, आपको बहुत चीजें फैक्टर आपको हेल्प करती है। तो आप ऑप्शन सेलिंग में एक अच्छी चीजें बना सकती हैं। तो सर आप इस बात से लाइक थोड़ा सा लाइट डाल सकते हैं कि सही है कि ऑप्शन बाइंग में नहीं करनी चाहिए अगर कैपिटल छोटा है तो? देखिए सर, सिंपल सी चीज मैं बोलूंगा, जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज, ऑप्शन बाइंग गलत नहीं है और ऑप्शन सेलिंग भी गलत नहीं है, राइट। अगर मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज है, मेरे पास स्ट्रेटेजी है, राइट, तो दोनों चीजें सही हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं है और दोनों में से मैं बोलूंगा कोई चीज सही भी नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो दोनों चीजें गलत हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सेटअप्स हैं, राइट, तो दोनों चीजें सही हैं, राइट। ऑप्शन बाइंग सही है या ऑप्शन सेलिंग सही है, इस पे बात करके, इस पे डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं। मैं अगेन एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, ऑप्शन बाइंग भी सही है, ऑप्शन सेलिंग भी सही है उसके लिए जिसको मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुका है, नॉलेज हो चुका है, जो उस पे पर्टिकुलर काम कर चुका है। दूसरी चीज, ऑप्शन सेलिंग भी सही है, वही बात आती है कि जिसको एक्सपीरियंस हो चुका है और नॉलेज है, ठीक है। और दोनों गलत है अगर आपके पास, आप नए हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि एफएनडो जो सेगमेंट है वो एक्सपीरियंस मांगता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस मतलब मिनिमम आपको मार्केट का एक्सपीरियंस, तो जो इक्विटी मार्केट है, कैश मार्केट है, उसका एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एफएनडो का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको 5 साल जब आपको हो जाएंगे मार्केट में इन सबको करते करते, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसमें इस तरीके से काम करना है। एंड वन वन मोर थिंग, आपको 5 साल के बाद ही पता जाके चलेगा कि हाँ, मुझे बाइंग सूट कर रही है, मुझे सेलिंग सूट कर रही है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, राइट। कोई गलत नहीं है और कोई चीज सही नहीं है, सब कुछ आपके एक्सपीरियंस पे और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। ओके सर, थैंक यू। आप लोगों से बहुत सीखने को मिलता है सर, लिटरली। आप चलिए चलिए, अच्छी अच्छी बात है। थैंक थैंक सिद्धांत जी। Thank जी you, Rishikesh sir, for conducting such a जी wonderful spaces regularly. सर मेरे दो क्वेश्चन है आपसे। तो पहला क्वेश्चन ये जी है, जैसे आपने बताया कि लॉन्ग टर्म में अभी भी जो ट्रेंड है इस वो बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में जब निफ्टी जी हायर हाई नहीं बनाता है तब तक हमें मानना चाहिए ट्रेंड इज नॉट लुकिंग गुड। तो सर आपने और एक यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि मार्केट है जो सेल ऑन राइज है। तो सर क्या हम ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, ओनली फॉर शॉर्ट शॉर्ट टर्म। टर्म सर, राइट राइट। तो सर क्या हम इसमें इस अपॉर्चुनिटी में पैसा बना सकते हैं सर? मतलब कोई ऐसा पोजिशनल प्ले, पोजिशनल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, पोजिशनली क्या हम कोई स्टॉक्स ले सकते हैं? और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक आल्सो, आई एम इन जनरल, आई एम जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या, करना चाहिए सेल ऑन राइज मार्केट में? देखिए, इस पिछले 3 महीने के मार्केट में निफ्टी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है, राइट। निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें, बट इसी 3 महीने में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, राइट। तो आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि पिछले 3 महीने में ऐसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, राइट, जिन्होंने मोर देन 5% राइज हुए हैं, और कोशिश कीजिए कि जो ज्यादा राइज हुए हैं, राइट, उनको ढूंढे। जैसे कि लास्ट 3 मंथ की अगर मैं बात करूं, राइट, तो अभी दिसंबर चल रहा है, तो अगर मैं क्वार्टरली चार्ट करूंगा, मतलब मैं अपने टाइम फ्रेम पे, तो मुझे ये दिख रहा है कि निफ्टी पिछले क्वार्टर से अभी की जो क्लोजिंग हुई है वो 3% नीचे है, राइट। अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, राइट, जो कि पिछले 3 महीने में अच्छा खासा मोमेंटम दिए हैं, राइट। वन ऑफ द स्टॉक एसएफएल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर मैं, अब देखिए, एसएफएल की बार बार मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये राइज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से, मतलब पिछला क्वार्टर की क्लोजिंग सितंबर में थी, राइट, तो पिछले सितंबर से अभी तक एसएफएल ने 43% का रिटर्न दिया है, मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है।
राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा पोर्टफोलियो टूटा ही नहीं है ज़्यादा, राइट, जैसे मार्केट ऊपर से टूटा है, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ एसएफएल की वजह से, राइट, क्योंकि एसएफएल बढ़ गया है और मेरा हाईएस्ट एलोकेशन एसएफएल में बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, राइट। पहले मेरे टॉप 5 में था, बट बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। पहले आईआरसीटीसी भी था उसमें, बट आईआरसीटी ऊपर से करेक्ट हो गया, राइट। तो थोड़ा ही प्रॉफिट बुकिंग किया था मैंने उसके अंदर, राइट। तो और 3M इंडिया भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, बट आने वाले टाइम में वो परफ़ॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐसे स्टॉक ढूंढने की कोशिश कीजिए जो मतलब पिछले 3 महीने में, राइट, एटलीस्ट जैसे 5% नहीं, एटलीस्ट 10% रह चुके हों। उनके अंदर अगर कोई सपोर्ट लेवल्स पे स्टॉक्स मिलता है, आरआर अच्छा मिलता है, तो बेशक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मे बी वो आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है, मे बी आपका वो टारगेट 2 से 3 महीने में ना देके 4 to 6 मंथ में दे, क्योंकि मार्केट अभी सेल ऑन राइज है। जब तक डेली में हायर हाई नहीं बन जाता है, तब तक मे बी आपको स्टॉक परेशान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सितंबर अक्टूबर में ही बोला था, सितंबर के एंड में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में, मैं ट्रेडिंग अभी रोक रहा हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस में जब निफ्टी का आरएसआई 80-90 चला जाता है, तो मैं कैश की ट्रेडिंग कम कर देता हूँ। उसके बावजूद भी बहुत सारे कैश के स्टॉक चले हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने कुछ सेटअप रूल्स बना रखे हैं कि हाँ, मुझे इस फेज में काम नहीं करना है। एंड हाँ, एक चीज मैं और ओपनली कहना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग अपने हमारे जो फ्रेंचाइजी में जो क्लाइंट्स हैं, उनको हम लोग मोमेंटम अपडेट्स भी देते रहते हैं। तो पिछले 2-3 महीने में हमने बहुत कम अपडेट दिए, और जो भी दिए हैं ना, वो या तो कॉस्ट के आसपास चल रहे हैं, वो नेगेटिव चल रहे हैं, राइट। तो काफी सारे क्लाइंटों ने भी बोला मुझे को कि सर, आपने बोला था कि मोमेंटम में रिटर्न आएगा। तो अल्टीमेटली अगेन वही बात आती है कि मैं 1-2 महीने के मार्केट को देख के अगर बड़ा एक्सपेक्टेशन करूंगा रिटर्न, तो नहीं आने वाला है, राइट। जैसे कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ता है, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि अगर आप मोमेंटम प्ले के लिए काम कर रहे हो, तो आपका मिनिमम होल्डिंग 3 मंथ का होना ही होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ का। और आपको जो उसका एवरेज रिजल्ट देखना है, वो 1 साल का देखना है। जो हमारे साथ लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए जुड़े हुए हैं, राइट, उनको मैं यही बोलता हूँ कि 3 से 5 साल का आपको व्यू रखेंगे, तभी आपको रिटर्न दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप जुड़े और आपने अगले 1 महीने में रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुरू कर दिया। तो जो हम लोग खुद अपने अकाउंट में लेते हैं, वही क्लाइंट को भी दिलाते हैं, राइट। कभी कभी वो स्टॉक सेम नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारे साथ कई लोग नहीं जुड़ते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली ऐसे मार्केट में अगर आपको अगेन स्टॉक्स चाहिए, देखना है, तो वही देखिए कि जो निफ्टी अभी करेक्ट हुई है, और ऐसे स्टॉक्स जो करेक्ट नहीं हुए हैं, उसमें पैसा डालिए, उसमें, और उसमें भी थोड़ा सा डीप पे डालिए, तो उससे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। अभी जैसे एक अक्षर कैम करके भी स्टॉक है, इसमें भी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है अभी, राइट। अगर मैं आइडिया की बात करूँ, तो आइडिया में बहुत अच्छा मोमेंटम पिछले क्वार्टर में आ गया है, मतलब एक क्वार्टर में, पिछले एक क्वार्टर में भी 20% राइज हुआ है। अभी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, बट ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, राइट। और ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इसमें जो पैसा डाला था, राइट, 7 to 8 रुपीज के आसपास, मैंने ये सोच कर डाला था कि वो जीरो भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, क्योंकि मैंने उतना ही पैसा डाला था जितना मैं लूज कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मेरा बड़ा कैपिटल नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने उतना रिस्क लिया, और मेरे फेवर में ये स्टॉक चला, तो मेरे को रिटर्न भी आ रहा है, ठीक है। अभी फ्रेश ब्रेकआउट है, तो मेरी प्लानिंग है कि जो भी होल्डिंग है, मैं 20 से 21 के बीच में थोड़ा सा पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। अगर मैं वहाँ पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो मेरा फ्री हो जाएगा। क्यों क्यों फ्री हो जाएगा? क्योंकि मैंने 7 to 8 रुपीज के बीच में किया हुआ है, और मैं 20 से 21 के बीच में करता हूँ, तो मेरा रिलीज हो जाएगा, पूरा का पूरा कैपिटल फ्री हो जाएगा जो मैंने इन्वेस्ट किया। तो क्या होता है कि जब आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जैसे कि जिन्होंने मार्केट से पैसा बना लिया है ऑलरेडी, राइट, तो वो रिस्क ले सकते हैं। अभी जिन्होंने नहीं बनाया है, उनको, जैसे कि काफी लोग मेरे को बोलते हैं कि सर, मेरे पास पैसा नहीं है ज्यादा, 50,000 रुपए या लाख रुपए है, तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि पहले आप ईटीएफ में पैसा धीरे धीरे डालिए। 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में वो पैसा जाके एक बार इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वहां से पैसा निकाल के कुछ अच्छे स्टॉक्स में डालिए, राइट। और अगर आपके पास टाइम है, नॉलेज है, आप लर्न कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिटेलर्स को, मिडिल क्लास फैमिली वाले जो भी हैं, बिज़नेस जो करते हैं फुल्ली, जो टाइम नहीं निकाल सकते हैं, उनको तो बेसिकली ट्रेडिंग में जाना ही नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट में ही जाना चाहिए। बट अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, तो मेरा अगेन वही आपसे कहना है कि जो स्टॉक पिछले 3 महीने में परफॉर्म किए हैं, उस पे ही फोकस करो, क्योंकि वो स्टॉक अगर करेक्ट होंगे ना, तो वो तुरंत फिर से पुल बैक दे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नहीं परफॉर्म कर रहा था, इवन मिड कैप इंडेक्स की भी अगर मैं बात करूं, तो मिड कैप इंडेक्स, जैसे मिड कैप इंडेक्स में मेरा काफी फोकस होता है, तो मिड कैप इंडेक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, फ्लैट फ्लैट है पिछले 3 महीने में, बिल्कुल फ्लैट है, राइट। स्मॉल कैप की बात करूं, तो भी बिल्कुल फ्लैट है। तो जबकि जब जब मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट थे, ऐसे टाइम में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, पॉजिटिव रिटर्न दिया? वो स्टॉक अगर करेक्शन फेज में आते हैं, तो उनको आप ट्रैक कर सकते राइट सर, थैंक यू।
मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर हेजिंग को लेके। आप सर हमेशा हेज करते हैं पोर्टफोलियो को रिस्क कवर करने के लिए पोर्टफोलियो की। सर तो जी। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं कैसे, जैसे फॉर माय एग्जांपल इन पर्टिकुलर माय केस, मेरा 15 to 20 lakhs का पोर्टफोलियो है। तो बीट एनी सर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, कोई कैसे हेज कर सकता है सर पोर्टफोलियो को, और इस तरह से हैच करें कि सर, क्योंकि सबका एलोकेशन डिफरेंट होता है, किसी का लास्ट सेक्टर में होता है, किसी का मिड कैप में जी होता है, जी जी थोड़ा जी इस बारे में अगर बता दें तो। जी देखिए, ये भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट है, राइट। क्योंकि अभी अगर किसी ने पूरा का पूरा पैसा रिलायंस में डाला हुआ है, इट मीन्स कि वो बिल्कुल सेफ साइड बैठा हुआ है। वो अगर पोर्टफोलियो को हैच करेगा तो देखिए, फुल्ली हैच तो कभी भी नहीं होता है, राइट। फुल्ली हैच कोई भी नहीं कर सकता, राइट। सो जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि अगर जैसे 10 लाख का अगर कैपिटल है, तो उसके ऊपर मैं एक लॉट इन दी मनी पुट खरीदता हूँ, राइट। वो भी डिपेंड करता है कि मतलब मार्केट मुझे डाउन साइड कितना लग रहा है और ऊपर मेरा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, क्योंकि मेरे को भी वो पोजीशन तो काटनी पड़ेगी। तो मैं इन दी मनी की पुट्स खरीदता हूँ, राइट। और दूसरी चीज की 10 लाख रुपए के ऊपर मैं एक लॉट में करता हूँ, राइट। तो जैसे अभी रिसेंटली 18,000 की जो 18,000 की जो पुट है, तो जिस दिन ब्रेकडाउन आया था और मार्केट 70,600 गया था, तो 18,000 की पुट जो चल रही थी वो 680 690 चल रही थी। और जैसे ही मार्केट अपना नीचे आया था 16,800 के आसपास, तो वो पुट की वैल्यू 1200 से भी ज्यादा हो गई थी, राइट। इट मीन्स कि जब मार्केट हमारा करेक्ट हुआ अराउंड 800 पॉइंट्स, तो वो पुट जो राइज हो गई थी वो करीब करीब मोर देन 500 पॉइंट साइज हो गया था, राइट। सो सपोज कीजिए कि मैंने अगर एक लॉट ही बाई किया हुआ है, तो 500 पॉइंट्स अगर वो पुट राइज हो जाती है, राइट, तो मेरे को करीब करीब 25,000 के आसपास का उसके अंदर गिना था, क्योंकि 50 का एक लॉट है अपना निफ्टी का, राइट। सो 25 का मेरे को प्रॉफिट आता। अगर मैं देखूं मेरा पोर्टफोलियो कितना टूटा था, तो मेरा पोर्टफोलियो अगर मैंने देखा तो 4 से 4.5% टूटा था, राइट। सो अल्टीमेटली मेरे को वहां से कुछ रिटर्न आ गया, राइट। मतलब अल्टीमेटली जो हमारा पोर्टफोलियो है वो तो नोशनल लॉस में चल रहा है, बट वहां से आपको पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गेन आ जाता है। तो कुल मिला जुला के ये होता है कि आप अगर बात करेंगे मार्च 20 जैसे केस में, तो मार्च 20 में जैसे लोगों का पोर्टफोलियो 25% 35% तक करेक्ट हुआ था। उस टाइम जो हमने पुट लिया हुआ था वो 12,200 का लिया था। एंड अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर जो ब्रेकडाउन आया था वो 1 Feb को आया था, राइट। 1 Feb को आया था, 1 Feb 2020 को, बजट वाले दिन, राइट। उस दिन ब्रेकडाउन आ गया था। उसके बाद मार्केट में फिर पुल बैक आया। पुल बैक के टाइम पर हम लोगों ने देखा था कि 12,200 की जो पुट थी वो अराउंड 340-50 की चल रही थी, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू था और प्लस थोड़ा सा टाइम वैल्यू था। उस टाइम मार्केट भी उतना वोलेटाइल नहीं था, तो प्रीमियम उतना ज्यादा भी नहीं था, ठीक है, मतलब टाइम वैल्यू ज्यादा उसमें नहीं थी। तो वो पुट आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन सेकंड लोअर सर्किट लगा था, सेकंड लोअर सर्किट, राइट। एक तो फर्स्ट लगा था, उसके बाद सेकंड डे अगेन लगा था, जो 85 से 8500 के आसपास जाकर रुका था। तो वो जो पुट की वैल्यू हो गई थी वो करीब करीब 37 से 3800 की हो गई थी, राइट। तो मतलब हुआ क्या वहां पर कि अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा टूट गया है और आपकी तरफ अगर आपका पुट, क्योंकि उस टाइम आई थिंक 75 का लॉट साइज था, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि एक तरफ आपको करीब करीब 3,000 रुपये अगर हम मान के चले, तो आपको 2 लाख के आसपास का इनकम आता। मतलब आपके कैपिटल का 20% लॉस वहां से रिकवर हो जाता। और अगर आपका पोर्टफोलियो 30 या 35% में टूटा हुआ है, तो आपका लॉस उस टाइम 30 से 10 to 15% ही रह जाता। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कब प्रॉफिट बुकिंग करना है वो भी आपके सेटअप रूल्स पे डिपेंड करता है, राइट। जैसे भी मैंने किया था, तो वो मेरा टारगेट था कि 16,000 का लेवल अगर आएगा 16,000 का, तो वहां पर अपन पार्सली निकलेंगे और फुल्ली 15,000 के आसपास। उसके बाद जो क्योंकि अपन को ऑप्शन बाइंग करने में पूरा कैश चाहिए होता है, तो फिर उस टाइम जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हैं, तो वो पूरा पैसा रिलीज हो जाता है। अब काफी लोग बोलेंगे कि सर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, तो जैसे अभी हम बात करें तो हमने मार्च कॉन्ट्रैक्ट की, मार्च 2020 का कॉन्ट्रैक्ट जो क्वार्टरली एक्सपायरी होती है, उसकी बात कर रहा था मैं, राइट। तो वो करीब करीब 680 690 के आसपास चल रहा था। अब उसका अगर देखेंगे जो अभी लो बना था वो 670 680 के आसपास का ही बना था, जब मार्केट वो सॉरी जो पुल बैक आया था 70,600 वाले दिन, राइट। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, बट वही अगेन है कि इसमें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रिव्यू चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर एक भी अगर आपने मिस्टेक किया, तो आपको पूरे कैपिटल के ऊपर हेजिंग की जो कॉस्टिंग आती है, मतलब अगर आपका हेजिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं चला, अगर उसका स्टॉप लॉस हो जाता है, तो उसके ऊपर जो कॉस्टिंग आती है वो करीब करीब 2 to 3% की होती है।
तो उसको कम करने के लिए आपको कई बार रिशफलिंग भी करना पड़ता है, कई बार ऊपर से कॉल राइटिंग भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर गाइडेंस मांगती हैं, रेगुलर सपोर्ट मांगती हैं। ठीक है थैंक यू सिद्धार्थ जी, सर। सिद्धांत जी। ओके, जी थैंक यू। थैंक यू। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ, तो मेरा जी। 2 क्वेश्चन है कि क्या ये अभी सही टाइम है इन्वेस्टर के लिए अभी इन्वेस्ट करने के लिए, या और कुछ वेट कर ले मार्केट करेक्शन का? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सर, राइट, उसके लिए पिछला महीना भी अच्छा था, मार्च 2020 भी अच्छा था, राइट, दिसंबर 2020 भी अच्छा था, दिसंबर ये जो महीना वो भी अच्छा है। तो ये अगर इन्वेस्टर की अपन बात करें तो इन्वेस्टर के लिए कोई भी टाइम खराब नहीं होता है, राइट। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या खरीद रहा हूँ और क्यों खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ, कितना खरीद रहा हूँ, ये सब कुछ आपका पता होना चाहिए, और कितने टाइम के लिए ले रहा हूँ, और अगर वो चीज नहीं चली तो मुझे क्या करना है, चल गई तो मुझे क्या करना है, ये सारी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो मैंने पिछले महीने भी काफी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, उसमें से कुछ स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं, मतलब एलोकेशन बढ़ाया है एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में, उसमें से कुछ स्टॉक ऊपर चल रहे हैं, कुछ स्टॉक नीचे चल रहे हैं। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे को तो कम्युनिटी बेसिस पे देखना है, राइट। तो वो मैं देखूंगा 3 साल के बाद वो चला कि नहीं चला, मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो मुझे उससे निकल के किसी स्टॉक्स में जाना है, वो देखना है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। जी, और ये आपके अनुसार से मतलब कौन सा अच्छा स्टॉक रहेगा अभी इन्वेस्ट करने के लिए, और सॉरी, थीम? सॉरी सर आपके अनुसार से कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए? सर देखिए, मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात तो नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने जी। जितने भी आज स्टॉक डिस्कस किए हैं, राइट, उनको आप ट्रैक कर सकते हो, उनको स्टडी करके उसमें पैसा लगा सकते हो। मैं कभी भी किसी को भी, इवन फोन पे या जनरल मीटिंग में, मैं कभी भी कोई भी स्टॉक किसी को भी नहीं डिस्कस करता सर, क्योंकि अब पर्टिकुलर एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करना या 2 स्टॉक के बारे में डिस्कस करना, ये राइट वे नहीं है, बिकॉज ऑफ जी। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ सर, मतलब सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही रिसर्च एनालिस्ट हूँ, राइट। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज पर्सन है, जो कि हम अपना जो व्यू है वो बस सामने वाले को रख सकते हैं, राइट। तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं एज पर सेबी रूल, हम उसके लिए मतलब मतलब राइट्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओके तो हाँ, सर, तो ये आज जो भी आपके स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो स्टॉक्स जी आप जी स्टडी करके पैसा लगा सकते जी, ये क्लीन साइज का आईपीओ आया था तो आपने बताया था ये अच्छी कंपनी है, तो मैंने हैं। जी, उसमें इन्वेस्ट किया था सर। जी। तो मुझे अभी अच्छे खासे मतलब 50% रिटर्न मिल रहे हैं, तो ओके, क्या उसमें बने रहें या उससे प्रॉफिट बिल्कुल कुछ सर, बुक करें? स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मान शर्मा जी। अंकित जी प्लीज अलाउ टू। यस। जी। राहुल जी। राहुल जी प्लीज अनम्यूट करिए अपना माइक। नो प्रॉब्लम, अलाउ टू समन। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? मैं जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जैसे आपको स्टॉक बताते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इतना पैसा है नहीं पहले तो। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको एसआईपी करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि एसआईपी के लिए सेक्टर लीडर्स और ईटीएफ्स ज्यादा बेटर हैं, रेदर देन ऐसा नहीं है कि हमने कोई स्टॉक बताया आप उसको ले लें, राइट। कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको, इवन मैं चाहे हूँ चाहे कोई भी हो, हमेशा स्टडी जरूर कीजिए, राइट। चाहे देखिए पैसा आपका है,
तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पे थोड़ा स्टडी करें और फिर पैसा लगाएं, क्योंकि किसी ने भी कह दिया और उस पर पैसा लगा लिया, ऐसा तो आप आई थिंक बाकी चीजों में नहीं करते होंगे कि अगर किसी ने बोल दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट खरीद लो आप या ये चीज ले लो आप, आपने ले लिया, आप उसको देखते हैं समझते हैं तभी लेते हैं। तो जी स्टॉक जी मार्केट में इस तरीके का पैसा नहीं लगाना चाहिए, जी। राइट। अगर आप ज्यादा पैसा नहीं है तो बेटर ऑप्शन है कि किसी की मत सुनिए, राइट, बस ईटीएफ में पैसा लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं सर, कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं रेडिको खेतान भी था, मैं काफी टाइम से ले रखा हूँ उसमें, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि और आगे जाएगा, हो रहा है, मतलब उसी हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तो कंपनी है सर, नो डाउट। हमने भी इसको 2016 से 17-18 में अराउंड 150 के आसपास रिकमेंड भी किया था, राइट, और उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अभी मैंने थोड़ा सा माल उसमें पोजीशन हल्का कर दिया है, क्योंकि वो मेरा आरएसआई की जो मेरी मंथली टाइम फ्रेम बेस्ड स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग उसका आरएसआई 80-90 चला गया था, राइट। तो मैंने पोजीशन हल्का कर दिया है, अभी बस मेरे पास उसमें ट्रैकिंग क्वांटिटी है, नीचे आएगा तो मैं फिर से उसमें बाइंग करना शुरू कर दूंगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, और यहाँ से अगर 10 to 15% करेक्शन आएगा तो मैं फिर से फुल्ली एलोकेट हो जाऊंगा उसके अंदर, और जो मेरा कोई नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक है उसको मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा। तो रेडिको इन माई रडार फॉर 5 to 7 year इन्वेस्टमेंट। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ अंकित जी, यस सर। आपने किसी को अलाउ नहीं किया? सर किया हुआ है बट अनम्यूट नहीं किया है अभी सामने से। अच्छा कोई बात नहीं है, तो आप एक साथ 2-3 लोगों को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर। हाँ, जो भी जिन्होंने जो भी अलाउ हाँ बात कर पाएंगे उनके साथ अपन कंटिन्यू कर लेंगे। श्योर। हाँ देवाशीष जी, सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि बेसिकली सर मैं इन्वेस्टर हूँ और उनकी स्क्रीनिंग करके फंडामेंटल देख के लॉन्ग टर्म पे आरओई आरओसी और इन सारे माध्यमों से देखने के बाद सर इन्वेस्ट करता हूँ सर। बट सर ओके, दिक्कत कहाँ पे आती है कि एग्जिट कब करना है, क्योंकि बहुत बार क्या है सर कि जो फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है वो काफी समय बाद हमें पता चलती है सर। मतलब तब तक जो है प्राइस वो 30-40% डाउन हो गया और फिर पता चला कि कुछ ऐसा सर फंडामेंटल रीजन। तो कोई तरीका ऐसा है सर कि हम टाइमली सर मतलब एक लेवल के बाद एग्जिट कर जाएं। मतलब मैं तो सर इसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग में भी मैं वो चीज नहीं कर पा रहा सर, मतलब कोशिश कर रहा हूँ बट ऐसा कुछ। ओके, कोई देखिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट, और मतलब काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो जो मैं करता हूँ उसमें सर मैं आरएसआई की हेल्प लेता हूँ, प्लस मैं मंथली टाइम फ्रेम पे सिंपली ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करता हूँ, राइट। जो मेजर पीक्स होते हैं मार्केट में, जैसे 2007 में पीक बना था, 2013-14 में पीक बना था, तो इस तरीके के पीक्स को मैं कनेक्ट करता हूँ तो अपने को एक रेसिस्टेंस लेवल्स मिल जाते हैं। प्लस आरएसआई लेवल्स को भी मैं देखता हूँ 80 से 90 का। मैंने इस पे एक वीडियो भी डाला हुआ है, राइट, आप उसको भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। अभी मैं हम लोग ज्यादा यूट्यूब पर एक्टिव नहीं है, बट सूनर हम लोगों की प्लानिंग है कि उस पर भी हम लोग एक्टिव हो जाएं, राइट। सो मैं जो यूज करता हूँ सर वो यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे मंथली टाइम फ्रेम पर मेजर पीक्स को कनेक्ट करते हैं, मेजर पीक्स को कनेक्ट करके अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे एक रेसिस्टेंस लाइन निकलती है, राइट। और दूसरा है कि जैसे मैंने, अगर आप देखेंगे स्टडी करेंगे तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पर जो आरएसआई है बाय डिफॉल्ट जो उसका पैरामीटर है, तो आप देखेंगे कि 80 to 90 के जोन में जब भी आरएसआई जाता है तो वहां पर जाके स्टॉक थोड़ा थकता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि उसके बावजूद भी डबल ट्रिपल का रिटर्न दे देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 में से 6 to 8 टाइम्स, राइट, स्टॉक्स वहां जाके रुक जाता है और एक करेक्शन देता है, उसके बाद फिर या तो वो टाइम करेक्शन होता है या प्राइस करेक्शन होता है, उसके बाद फिर प्राइस अप मूव देना शुरू कर देता है। अगर मैं आपको बात करूं तो आप रेडिको देख सकते हैं,
आप जैसे अभी रेडको में काफी टाइम तक कंसोलिडेशन फेज था एक रैली के बाद, ठीक है। टीसीएस इवन आप देख सकते हैं, तो मतलब बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे कि वो एक रेंज में जाके रुक जाते हैं एंड उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जाते हैं एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू होती है रैली उनकी। जैसे लॉरस में भी अगर आप देखेंगे, दीपक नाइट्रेट में भी अगर आप देखेंगे, तो इन सब में आरएसआई 80-90 के जोन में था। तो आप कभी भी देखिएगा कि जब भी आरएसआई 80-90 के जोन में चला जाता है, तो वो अगर उसके बावजूद भी कंटिन्यू रनिंग करता है तो डबल तो हो जाता है, लेकिन वो फिर से उसी रेंज में नेक्स्ट 1 to 2 ईयर रहता है, राइट। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, आप भी इसको स्टडी कीजिए, आई होप कि आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उससे, राइट। तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैं कभी भी फुल्ली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता हूँ, मैं कुछ ट्रेलिंग सेटअप रूल्स यूज करता हूँ ट्रेलिंग असल के। मैं हमेशा 1/3 या 50% ही प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। जब मेरा ट्रेलिंग असल हो जाता है, राइट, तो मैं फुल्ली एग्जिट करता हूँ। ट्रेलिंग असल के लिए मैं मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में जो जिगजैग के हायर लोज होते हैं उसके नीचे क्लोजिंग का वेट करता हूँ। सम टाइम ऊपर से स्टॉक 20-30% टूट जाने के बाद स्टॉप लॉस होता है, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम बात करें 100%, 200%, 500% की रिटर्न की, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को आज दीपक नाइट्रेट में अगर मेरे को 10x का रिटर्न आ रहा है और अगर वो मेरा स्टॉप लॉस भी कर देता है 17,000 18,000 के आसपास, 17,100 1800 के आसपास, फिर भी मेरे को रिटर्न आता है। तो अल्टीमेटली अगर आप पार्सली प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग असल का रूल फॉलो करेंगे एंड अगेन एडिंग करेंगे सपोर्ट लेवल्स के, तो बेशक आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, मतलब मेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी नहीं सर। देखिए, जो देखिए अभी ऐसा मत कहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप बेसिकली पहले उसको एक्सपीरियंस कीजिए, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोल दिया उस पर आप ब्लाइंडली फॉलो करें। एक्सपीरियंस कीजिए, राइट, उसके बाद ही उस पे मतलब एक्शन लीजिए। सो अब अभी अगर किसी का कोई भी Q&A रह गया हो, मतलब कोई भी क्वेश्चंस रह गया हो आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग जो स्पेसेस का जो मैंने ट्वीट किया था उसके नीचे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। मेरी टीम जो है आपको उसका रिप्लाई कर देगी, ठीक है। अंकित जी। यस सर। हाँ, आई थिंक सुधीर जी नॉट एबल टू टॉक। कनेक्ट किया है सर, कनेक्ट किया, अभी वो ड्राइव कर रहे हैं सर, कनेक्ट किया हुआ है जी। नो प्रॉब्लम। सो अशोक जी आई थिंक आज कनेक्ट नहीं हुए। नो सर, ही इज बिजी सर समवेयर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमारे काफी क्लोज वन ने ज्वाइन किया हुआ था, बट वो आई थिंक उन्होंने लेफ्ट कर दिया है अभी। और सर फारिद को कनेक्ट करते हैं। ओके ओके, सुधीर जी। यस सर। हाँ, सो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर आज के टॉपिक के ऊपर। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सुधीर जी इज आवर वन ऑफ टीम मेंबर ऑफ इक्विटी फॉर लाइफ एंड ही इज लिव इन चेन्नई, ओके। एंड ये हमारी चेन्नई की ब्रांच को पूरा देखते हैं, राइट। So and he is also very good in techno funda, right, fundamental as well as technical, right। So इन्होंने भी काफी सारे मल्टीवेगर्स बनाए हैं, राइट, मार्केट के अंदर एंड स्टिल ही होल्डिंग, राइट। सो ही इज वेरी पैशनेटेड। सो यस सुधीर जी, कुछ आज के टॉपिक पे कुछ कहना चाहेंगे आप? In between, by chance there's any off, I'm sorry, I'm actually driving and traveling, so let me just share a few insights Okay. about investing. Investing ज़्यादातर I feel it is more about psychology rather than telling about maybe there is multi-bagger or stuff. Frankly speaking, when I had invested in these stuffs, maybe Deepak Nitrite or Balaji Mines or Neogen Chemicals, I did not know that they are going to be a multi-bagger. I'm just sharing my personal experience. I did not know that they are going to be a multi-bagger. Technically, I just made my entry. I kept reading about it. I kept updating quarter on quarter. I kept seeing what are the updates they are doing, what is the capex they are doing. We need to constantly study about things, which Ashok Bhai had actually insisted कि पढ़ने से ही आगे बढ़ेगा. Technically तो yes, definitely we are getting an entries, but पढ़ते जाओ, राइड करना है तो कॉन्फिडेंस सिर्फ अपने को पढ़ने से ही आएगा.
So study plays a very, very, very vital role, I feel, for finding a real multi-bagger and to keep riding. Because when you've read about it, you know something, you have lots of knowledge which maybe technical guy would not have. So keep reading, keep updating yourself, and even when a fall comes, we will be waiting कि हाँ भाई अपने को पता है कि इस कंपनी में ये चीज हो रहा है, इसके कारण कुछ ना कुछ चेंज होगा. For example, I'll just give you one of the examples is Deepak Fertilizer, which we had started buying at somewhere around 190 rupees. यहाँ पे जब हम लोग सिर्फ फंडामेंटल को देखते तो इस पे एंट्री किसी भी हालत में मैं नहीं करता. क्यों बोले तो प्रमोटर का शेयर प्लेज था, फंडामेंटली द नंबर्स वर नॉट गुड. वीकली पे टेक्निकली हमको एंट्री मिला, मैंने एंट्री की पार्शियली ट्रैकिंग क्वांटिटी, फिर पढ़ना चालू किया कि प्रमोटर्स का शेयर प्लेज क्यों है. इसमें देखा कि प्रमोटर ने आके शेयर्स को प्लेज करके ओपन मार्केट से खरीदना चालू किया है. So there was promoter buying going on. So this gave a little bit of confidence ki what is happening. So I kept averaging my position technically as it went up. Next thing what happened was they had announced capex of their ammonia plant, जो आपके which is their main raw material. अब इसका देखेंगे तो अमोनिया का प्लांट इसका जो import कर रहा अभी, they are not having it, they are not having the production in India right now. So इनका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, it has been like somewhere around $50 to $70 per ton. So in 2024 when they complete their capex, they will straight away get a good return in the bottom line, which is of $50 to $70 per ton. And so these are small things, just a small example which I had shared. वैसे बहुत कुछ है, दीपक नाइट्रेट का भी स्टोरी है. वैसे अपने को स्टोरी को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, rather than just following only technicals or only fundamentals. We should try and blend to the best and get the best return out of it. और पैसे इन्वेस्टिंग से ही बनेगा और पेशेंस के साथ ही बनेगा. Psychology plays a very, very, very big role, I feel, in investing. Just my note on this. ग्रेट ग्रेट. नहीं, बहुत बढ़िया सर. और जैसे कि आप लोग स्टडी करते हैं तो उससे मेरा बेनिफिट ये हो जाता है कि आप लोग स्टडी करके शेयर करते हैं अपने ग्रुप पे, तो काफी हेल्प मुझे भी मिलती है. सो इट्स वेरी हेल्पफुल. थैंक यू सुधीर जी. ओके, एंड वी विल अगेन कंटिन्यू इन नेक्स्ट. ओके ओके. और अंकित जी, कैन यू शेयर एनीथिंग अबाउट एनी स्टॉक्स जिसपे भी आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाया हो? राइट. सो अगर कोई भी स्टॉक हो, जैसे आपने नौकरी पे भी बताया था काफी सारे कंपनियां वो एक्वायर कर ली है और आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं. सो कोई भी स्टॉक्स जिसके बारे में आपने अभी जो भी रनिंग स्टडी कर रहे हो आप? सर करेंटली मैं आपका रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रैक कर रहा हूँ, और जैसा कि उसने काफ़ी लंबे समय बाद एक ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने इंडिया बुल रियल एस्टेट तो आजकल सभी की नज़र में है, तो उस पर तो कुछ नहीं बोलूँगा. बट सेंचुरी टेक्सटाइल को मैं ट्रैक कर रहा हूँ सर. सेंचुरी टेक्सटाइल अभी तक तो पेपर और टेक्सटाइल में थी, बट अभी ये लोग रियल एस्टेट में भी एंटर करने का प्लान कर रहे हैं. और जैसे कि इनके पास जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ, बट स्टिल इनके पास एक अच्छा खासा लैंड बैंक था जो कि मुंबई के साइड में था. और मतलब ये क्या करते हैं कि अपनी ही लैंड पे डेवलपमेंट करते हैं. लैंड मतलब जैसे कि इसको ऐसे कर लेते हैं कि इनके पास आइडल अनयूज्ड लैंड पड़ा होता है, ठीक है. और सपोज इनके बेसिकली जॉइंट डेवलपमेंट वेंचर करते हैं ये लोग. जमीन ले लेते हैं, जमीन जैसे किसी आइडल पड़ी हुई है, सपोज खेत पड़ा हुआ है, काफी बड़ा खेत है किसी पास, पूरे काफी बड़ा एरिया है, तो ये उसके साथ एसोसिएट कर लेता. अब वो उनको क्या है कि खेत की वैल्यू, सेल वैल्यू उतना नहीं आनी है जितना कि एक रियल एस्टेट में मतलब एक डेवलपमेंट करके उस एरिया का अच्छा खासा उस पर काफी डेवलपमेंट हो जाए, और देयर आफ्टर दैट उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके, रियल एस्टेट में घरों में कन्वर्ट करके उसे सेल किया जाए. तो ये लोग उस तरीके से काम करते हैं. अभी रिसेंटली मैं जो पढ़ पाया था अभी तक, उसमें ये था कि इन्होंने लाइक एक जमीन कहीं पे बात कर लिया और ले लिया. अभी उसके साथ क्या करते हैं, ये एडवांस जैसे डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, किसी की बड़ी जमीन पर लेके उस पर डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, और कस्टमर से जो भी एडवांस पेमेंट आता है इनके पास, तो उस एडवांस पेमेंट से ये एक शेयर होल्डिंग कर लेते हैं उस पर्टिकुलर बंदे के साथ जिसकी वो जमीन पर काम कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है, इनको जमीन खरीदनी नहीं पड़ती है,
और जो जमीन का एक्चुअल मालिक होता है उसको अपनी जमीन को लाइक एक जैसे जो कंपनी के पास बिरला के पास जो पैसा आने लगता है उससे वो शेयर डिवाइड कर लेते हैं, तो एक अच्छी वैल्यूएशन उसे भी मिलने लगती है। तो जो भी उन लोग के बीच में जेडीए होता है उसे जेडीए कहा जाता है, इस पूरे वेंचर को उसे जॉइंट डेवलपमेंट एसोसिएशन कहा जाता है। तो लाइक 25% या 30% वो उसको शेयर कर दे देते हैं और बाकी 65% या 60% जो भी अपने पास रखते हैं उससे डेवलप करते रहते हैं, उस जमीन पे काम करते रहते हैं, प्रोजेक्ट चलता रहता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि मतलब जब प्रॉपर्टी तैयार होके रेडी होती है तो फिर मतलब टाइम टू टाइम वो जैसे बिरला को भी बहुत ज्यादा पैसा एकदम से नहीं डिप्लॉय करना पड़ता है, उन्हें बस ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट में कस्टमर से एडवांस लिया, लाइक जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर लेना चाहता है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिरला अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसके लिए मतलब वो उसको डेवलप कर आके जब प्रॉपर्टी की फाइनल उसको पोजीशन मिलता है तो एक जो फर्दर अमाउंट आता है उनके पास, देयरआफ्टर वो आपस में मतलब जिसके साथ किया हुआ है उन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट उसको भी देते हैं और खुद के पास भी रखते हैं इस तरीके से। और हाँ, रिसेंटली जो मैंने एक अच्छी चीज पढ़ी थी वो ये था, इन्होंने एक्स एमडी जो है, एक्स एमडी और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, जैसे कि हम सब जानते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज भी अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर लीडर रहा है और अभी भी है, तो उसको इन्होंने हायर किया अपने पास इस सारे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो और इससे एक सबसे बड़ा जेडीए से इनको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, लैंड बैंक जो होता है इनको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, बिल्कुल उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरीके वेंचर किया हुआ है लैंड ओनर के साथ। और जो एक दूसरी चीज क्या है इनके पास, मैंने पढ़ा हुआ था कि सेंचुरी के पास एक बहुत बड़ा मिल भी था जो कि शट डाउन पड़ा हुआ है काफी लंबे समय से, तो उस पे ये अपना रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी डिजाइन कर रहे हैं जो कि अंडर प्रोसेस है अभी, और इसको जो उनका प्लानिंग है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में लॉन्च करने का प्लान है, जो कि ये मुंबई में है। तो सर सेंचुरी टेक्सटाइल को मैंने अभी इतना ही पढ़ा हुआ है, बाकी इस पे मैं नहीं, नोट्स अच्छा प्रिपेयर है, कर बहुत रहा बढ़िया है, हूँ। बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से कीजिए आप, राइट, और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कीजिए, राइट, बाकी लोगों में भी और मेरे नॉलेज में भी, राइट, क्योंकि आपको पता है कि श्योर। मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, राइट। सो जी आप लोगों की ही एक्सपीरियंस है और आप लोगों की रीडिंग से ही थोड़ा मेरा भी नॉलेज और एडिशनल हो जाता है, राइट। सो ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच अंकित जी एंड सुधीर जी एंड ऑल ऑफ यू, सो इतना पेशेंसली सुनने के लिए। एंड आई होप कि हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू आप लोगों के इन्वेस्टिंग लाइफ में या पर्सनल लाइफ में किसी न किसी तरीके से जोड़ पाएंगे या जोड़ रहे हैं, राइट। सो डन फॉर द डे, राइट, आज का अपन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीकेंड कोशिश करते हैं अगेन मिलने की। ओके, फारिद जी हैं हमारे एक वन ऑफ और टीम मेंबर हैं, राइट, फारिद जी। फारिद जी, हेलो फारिद जी। हेलो, जी आवाज आ रही है सर? जी, फारिद जी बताइए। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ कोई बात नहीं, आप बोलिए, फारिद जी आपकी आवाज आ बोलिए, रही है। आपका क्लियर है या? फारिद जी आप बोल सकते हैं, आपका आवाज आ रहा है सभी को। कोई इशू नहीं सर, हम कनेक्ट करते हैं। राकेश चौहान जी आए नहीं हुए हैं नहीं, तो अभी हम अभी अभी आप कंटिन्यू कीजिए, राइट। आई एम गोइंग टू टेक अ डिनर, टेकिंग डिनर, ओके। श्योर सर। ओके, जी फारिद जी बताइए। So I think having some network issue from his side. No issues. नो Yeah, we will end. अंकित जी, नो प्रॉब्लम। Yeah, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। sure sir, sure. एंड वी विल प्लान नेक्स्ट वीकेंड अगेन, राइट। Yeah, सो sure sir. एंड मैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वी विल ट्राई टू कनेक्ट ऑन एवरी वीकेंड या एटलीस्ट वंस इन अ 2 वीक, राइट। सो ओके, सो थैंक यू एवरीवन।